अच्छा इसको, ये कहाँ है बेटा, कहाँ, ये नोट, अच्छा ये, ठीक, चलो। देखो बेटा लास्ट टाइम जो है ना, अच्छा कितने बच्चे आज नए हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं? तुम लोग आए थे पहले? तू पीछे जो बैठे हुए आया था पिछली क्लास में? अच्छा था। देखो मोनेरा में बेटा हमारा जो है ना, एक चीज जो छोटी सी बची थी, वो था रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। देखो बेटा चाहे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो मेनली तीन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है एसेक्सुअल, एंड थर्ड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखो बेटा बैक्टीरिया में जो है मेनली दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, दूसरा होता है बेटा पैरासेक्सुअल। इसको ध्यान से सुनना, दूसरा जो होता है पैरासेक्सुअल। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है? हाँ? स्टार्ट कर दो। हाँ करो। बैक्टीरिया में ट्रू सेक्स, हाँ एक बार चेक कर लो, ये लगा हुआ चल रहा है। बैक्टीरिया में जो है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसको पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है? क्यों एब्सेंट होता है? गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि बेटा मियोसिस जो है वो एब्सेंट होती है। गैमेट ही नहीं बनेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ से होगा? ठीक है ना। तो देखो जो बैक्टीरिया का जो पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इसको हम तीन टाइप के होते हैं इसमें। सबसे पहला क्या होता है? कॉन्जुगेशन। सबसे पहला टाइप होता है बेटा कॉन्जुगेशन। दूसरा टाइप होता है बेटा ट्रांसडक्शन। इसका जस्ट ना आपको हल्का सा पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा? ट्रांसडक्शन। लास्ट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है बेटा, कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेन करो किसी को अगर पता है तो। कॉन्जुगेशन में क्या होता है बेटा? एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है? फाइली के थ्रू। वेरी गुड। क्या होता है बेटा, जैसे ये एक बैक्टीरिया सपोज करो, ये एक दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये क्या होंगे बेटा एक दूसरे से, देखो हंसो मत, सबके दांत तोड़ दूंगा अभी। ठीक है, क्लास में सीरियसली बैठो बेटा। ठीक है, इतना याद रखना कि बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ स्टूडेंट का, हम लोग तुम्हारा फ्यूचर देखते हैं लेकिन बदतमीजी बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते हैं। इसीलिए बिल्कुल सीरियसली पढ़ना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं। जब पूछना शुरू करूँगा तब समझ में आएगा कि आप लोगों का लेवल क्या है। अभी दो चार चीज़ें जान के अपने आपको बहुत होशियार मत समझो। ठीक है, भगा दूंगा क्लास से सीधे। कॉन्जुगेशन क्या होता है बेटा? इसमें जो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से किससे कनेक्ट होता है? पाइली से। किससे कनेक्ट होता है बेटा? पाइली से। यानी इसमें डीएनए का ट्रांसफर किसके थ्रू हो रहा है बेटा? पाइली के थ्रू हो रहा है। ठीक है, सिंपल इतना याद रखना है। ट्रांसडक्शन में क्या होता है बेटा? बैक्टीरियोफेज का नाम सुना है? इसमें डीएनए का ट्रांसफर जो है किसके थ्रू होता है बेटा? वाया बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियोफाज, जो भी आप बोलो। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? एक तरह का वायरस है। किसके थ्रू हो रहा है? वायरस के थ्रू। डीएनए का ट्रांसफर किसके थ्रू होता है? वो बैक्टीरियोफेज के थ्रू होता है। थर्ड क्या है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों ने सुना कहाँ है? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट में क्या था बेटा कि जो जो लाइव नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया, लाइव जो है बेटा नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जो है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में।
लाइव नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया, कैप्सुलेटेड। हम क्या करते हैं, लाइव बैक्टीरिया को हम किसके साथ मिक्स कर रहे हैं, डेड बैक्टीरिया के साथ मिक्स करते हैं। लाइव बैक्टीरिया क्या था, नॉन कैप्सुलेटेड था, और डेड वाला बैक्टीरिया कैसा था, कैप्सुलेटेड था। और इसको डेड कैसे किया था आपने, हीट के थ्रू। तो जब भी आप हीट किल्ड करते हो ना बेटा, तो क्या होता है, इसका इसका जो डीएनए ना, डेड बैक्टीरिया का डीएनए बाहर आ गया, और अभी इस डीएनए को क्या करता है, लाइव बैक्टीरिया जो अपने अंदर जो एक्वायर कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है, बैक्टीरिया डीएनए कहाँ से एक्वायर कर रहा है, इन्वायरमेंट से एक्वायर कर रहा है। किसके थ्रू एक्वायर कर रहा है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू एक्वायर कर रहा है। आ रहा है समझ में। तो याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया डीएनए किससे एक्वायर कर रहा है बेटा, इन्वायरमेंट से एक्वायर कर रहा है। और किस तरह से एक्वायर कर रहा है वो, एब्जॉर्प्शन से एक्वायर कर रहा है। तो सिंपल ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। बैक्टीरिया में सबसे पहली चीज कि ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। बैक्टीरियल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हो। सबसे पहला है बेटा कॉन्जुगेशन। इसमें डीएनए का ट्रांसफर पाइली के थ्रू हो रहा है। और पाइली के फॉर्मेशन के लिए क्या जरूरी होता है, मैंने बताया था, प्लाज्मिड बताया था, एफ प्लाज्मिड। क्या होता है, एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी फैक्टर था ना वो। तो याद रखो बेटा, कॉन्जुगेशन उन्हीं बैक्टीरिया में मिलेगा जिसमें एटलीस्ट एक बैक्टीरिया में एफ प्लाज्मिड होना चाहिए। दोनों में से किसी एक बैक्टीरिया में क्या होना चाहिए बेटा, एफ प्लाज्मिड जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। दूसरा, ट्रांसडक्शन में क्या हो रहा है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर बैक्टीरियोफाज के थ्रू हो रहा है। थर्ड क्या है बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरिया डीएनए कहाँ से एक्वायर कर रहा है, इन्वायरमेंट से एक्वायर कर रहा है। ये है बेटा आपका पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आओ इसमें जो इसके ऊपर लिखा हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया में मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटा यही है। और किससे होता है, एसेक्सुअल क्या टाइप होता है, बाइनरी फिशन। इसका दूसरा नाम क्या है, बाइनरी फिशन को और क्या बोलते हैं, बोलो, एमाइटोसिस। इसको और क्या बोलते हैं, एमाइटोसिस। क्यों बोलते हैं एमाइटोसिस, माइटोसिस में बेटा याद रखो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फॉर्मेशन का एडवांटेज क्या होता है बेटा, स्पिंडल जो है ना क्रोमोसोम से अटैच होता है, और उसकी पुल की वजह से क्रोमोसोम क्या होता है, इक्वल डिवाइड हो जाते हैं। इसमें क्या हो रहा है, चूंकि स्पिंडल नहीं बन रहे हैं, इस वजह से क्या होगा, डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो अनइक्वल होता है। डीएनए जो डॉटर सेल में जा रहे हैं ना, वो अनइक्वल जाते हैं, बराबर नहीं जाते हैं। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, एमाइटोसिस बोलते हैं। स्पिंडल नहीं बन रहा है, और डीएनए जो डॉटर सेल में जा रहे हैं वो क्या जा रहे हैं, वो अनइक्वल प्रोपोर्शन में जा रहे हैं, बराबर नहीं जा रहे हैं। इसलिए क्या है बेटा, ये एमाइटोसिस। तो बैक्टीरिया में जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और उसमें भी बाइनरी फिशन है। अच्छा, अगर कंडीशन एडवर्स हो तब क्या होता है बैक्टीरिया में, स्पोर बनाता है। अगर बेटा बैक्टीरिया की अगर कंडीशन एडवर्स हो तो बैक्टीरिया क्या बनाएगा, स्पोर बनाता है। स्पोर स्पेशली बेटा एंडोस्पोर, स्पोर में भी स्पेशली क्या है, एंडोस्पोर बनाता है। ठीक है। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसमें एक लास्ट चीज जो आपकी बची हुई थी, मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में क्या मिलता है हमको, सेल वॉल मिलती है। एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा बेटा एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें क्या है, सेल वॉल जो है वो एब्सेंट है। अच्छा, इसकी वजह से इसका शेप कैसा हो जाएगा, इरेगुलर शेप का एमीबॉयड शेप में हो जाएगा। क्योंकि सेल वॉल की वजह से क्या होता है, शेप इसका रेगुलर होता है। अगर सेल वॉल एब्सेंट है तो शेप क्या होगा इसका, इरेगुलर हो जाएगा। ओके। और मैं एक चीज और ध्यान रखनी है कि एक जो एंटीबायोटिक है बेटा पेनिसिलिन, ये किस पर एक्ट करती है, पेनिसिलिन का मैंने मैकेनिज्म बताया था लास्ट लेक्चर में। क्या कर रही थी, ये सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही थी, पेप्टाइडोग्लाइकेन के बीच में बॉन्ड नहीं बनने दे रही थी ना। पेनिसिलिन किस तरह से काम करती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होते हैं इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको ब्रेक कर देती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन मीन्स बैक्टीरिया की सेल वॉल, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट कर रही है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं है, इसके ऊपर एक्ट करेगा ये, नहीं करेगा। उसके अलावा और क्या होता है बेटा, माइकोप्लाज्मा का और फीचर क्या होता है, ये याद रखो बेटा, ये एरोबिक बैक्टीरिया है।
ये क्या है बेटा, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, बट दे कैन सर्वाइव इन एनारोबिक कंडीशन। तुम्हारी बुक में जो, उसको मिस इंटरप्रेट मत करना। ये क्या है, मेनली क्या है बेटा, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ऑक्सीजन में सर्वाइव करते हैं मेनली, ठीक है। लेकिन अगर ऑक्सीजन एब्सेंस है तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो मेनली क्या है बेटा, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, ठीक है। इनको ऑक्सीजन चाहिए होता है, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी ये कुछ समय तक सर्वाइव कर सकते हैं। और लास्ट चीज इसमें याद रखो बेटा, मोस्ट ऑफ द जो माइक्रोप्लाज्मा होते हैं ना, ये प्लांट एंड एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। इनसे प्लांट्स एंड एनिमल में क्या होती है, बहुत सारी डिजीज होती हैं। अब तुमको नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पूछता नहीं है। प्लांट एंड एनिमल्स में इनसे बहुत सारी डिजीजेज होती है। एक आध डिजीज का नाम बताओ माइक्रोप्लाज्मा से जो होती है। याद रखो बेटा, ये ह्यूमन में या एनिमल में इनफर्टिलिटी कॉज करता है। क्या बेटा, जोर से बोलो, क्या बोल रहे हो। वेरी गुड। माइक्रोप्लाज्मा से क्या होता है, एटिपिकल टाइप का निमोनिया भी होता है। क्या होता है, निमोनिया, ठीक है ना। तो एनिमल्स में या ह्यूमन में जो है, इससे निमोनिया हो सकता है, और क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो ये बेटा, इसके साथ तुम्हारा जो मोनेरा जो है वो कंक्लूड हो गया। अब मोनेरा के बाद अगला जो आपने क्या दिया, प्रोटिस्टा दिया हुआ है ना। प्रोटिस्टा स्टार्ट करते हैं। अभी पिछला में जो बच्चे नए हैं उनका लेक्चर रिवीजन में हम लोग करवा देंगे, ठीक है। जुलाई के बाद स्टार्ट होगा, उसमें सारा कवर कर देंगे। प्रोटिस्टा क्या है बेटा, हाँ, ये यूकेरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे पहली बात यूनिसेलुलर है, दूसरी चीज क्या है बेटा, यूकेरियोटिक है। अच्छा, प्रोटिस्टा में क्या क्या इंक्लूडेड है बेटा, इसको फर्दर हम कितने ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्या है, क्राइसोफाइट्स। दूसरा क्या है बेटा, डायनोफ्लैजिलेट्स। लास्ट उसके बाद क्या है बेटा, यूग्लिनाइड, वेरी गुड। उसके बाद क्या है बेटा, स्लाइम मोल्ड। और क्या है बेटा, प्रोटोजोआ। अब देखो, इसमें तुम कुछ चीजें ध्यान दो कि जो क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स है ना, इसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, और इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल ए एंड सेल वॉल, वो भी किसकी बनी हुई बेटा, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये किससे रिजेंबल कर रहे हैं, ये प्लांट की तरह रिजेंबल कर रहे हैं। जुगलिनाइड जो है बेटा, ये अभी मैं इसको डिटेल में, इसमें देखो क्या होता है बेटा, इसमें फ्लैजिला मिलता है और क्लोरोफिल ए भी मिल रहा है, ठीक है। साथ ही साथ बेटा इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या है बेटा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। तो अब देखो, फ्लैजिला की वजह से क्या होता है बेटा, लोकोमोशन कर सकता है, ठीक है। क्लोरोफिल ए की वजह से क्या कर सकता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और सेल वॉल एब्सेंट है ज्यादा, किसमें, ये किसका फीचर है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, एनिमल किंगडम का, ठीक है। तो जो युग्लिना जो है बेटा, इसमें एनिमल एंड प्लांट दोनों को फीचर है कि नहीं। इसमें एनिमल एंड प्लांट दोनों के फीचर हैं, एनिमल के भी फीचर हैं एंड प्लांट के भी फीचर हैं। स्लाइम मोल्ड बेटा, ये क्या होता है, ये मेनली सेप्रोफिटिक होता है बेटा, ये मेनली सेप्रोफाइट होता है, और इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर फंगाई। ये क्या होता है बेटा, ये यूनिसेलुलर फंगाई, इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी फंगस की तरह होती है, इसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर फंगाई। प्रोटोजोआ, ये बेटा प्रिमिटिव एनिमल, इसके नाम में ही देखो प्रोटोजोआ, ये क्या है, प्रिमिटिव एनिमल। क्यों प्रिमिटिव एनिमल हम इसको क्यों बोलते हैं,
क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। इसमें न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक होता है। तो देखो जो किंगडम प्रोटिस्टा है, इसके जो ये डिफरेंट ग्रुप हैं, इनके बीच में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा नहीं है। एक ग्रुप जो है आप उसको कंसीडर कर सकते हो प्लांट की तरह, एक ग्रुप जो है बेटा इसमें फंगस की तरह इसमें प्रॉपर्टी है, एक ग्रुप जो है बेटा वो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है। इसीलिए आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि इस किंगडम की जो बाउंड्री है वो ब्लड है। जो स्टार्टिंग में जो आपको इंट्रोडक्शन दिया है ना एनसीईआरटी में, ये लिखता है कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इसकी जो बाउंड्री है क्या है? वो ब्लड है। क्योंकि जो इसके ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं? डिफरेंट ग्रुप से जो है वो मैच करते हैं। तो सबसे पहली चीज तुमको इसको ध्यान रखना है कि प्रोटिस्टा में क्या क्या आ रहे हैं, और हम ये क्यों बोलते हैं कि इसकी मार्जिन जो है वो ब्लड है। इसको हम क्लियरली एक ग्रुप में हम क्लासीफाई नहीं कर सकते, कंफ्यूजन है। कोई बोलता है ये प्लांट है, कोई बोलता है ये एनिमल में आएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा, इसमें जो सबसे पहला ग्रुप जो है वो है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट, इसमें क्या क्या आते हैं बेटा? इसमें आते हैं डायटम्स एंड दूसरा डेस्मिड। डेस्मिड का दूसरा नाम क्या है? गोल्डन एल्गी। देखो हमको मेनली डायटम्स पे ध्यान देना है बेटा, क्योंकि आपके एनसीईआरटी की बुक में यही डिस्क्राइब है। डायटम्स क्या होते हैं? इनका सबसे पिक्यूलियर फीचर क्या होता है? सबसे पिक्यूलियर फीचर इनमें दो चीजें होती हैं बेटा। एक तो ये होता है कि इनमें कोई भी किसी भी तरह का लोकोमोटरी आर्गन नहीं मिलता, किसी भी तरह का लोकोमोटरी आर्गन नहीं मिलता। ठीक है ना? अगर इसमें लोकोमोटरी आर्गन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये एक्वेटिक है। अच्छा याद रखो, किंगडम प्रोटिस्टा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, मोस्टली एक्वेटिक हैं। मोस्टली क्या है? एक्वेटिक हैं। अगर बेटा इसमें कोई भी अगर लोकोमोटरी आर्गन नहीं है डायटम्स में, तो ये वाटर में क्या करेगा? फ्रीली फ्लोट करता रहता है। पैसिवली फ्लोट करेगा, अपने आप जो स्विम नहीं कर पाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं? प्लैंकटन। देखो प्लैंकटन का मतलब ये होता है पैसिव फ्लोटिंग। इसका मतलब होता है बेटा पैसिव फ्लोटिंग। पैसिव फ्लोटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उसमें किसी भी तरह का लोकोमोटरी आर्गन नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा डायटम्स के? इसकी जो सेल वॉल होती है बेटा, वो ओवरलैपिंग लेयर बनाती है। ये क्या बनाएंगे बेटा? ओवरलैपिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे एक लेयर है, अपर लेयर है, दूसरी क्या है बेटा? ये लोअर लेयर है। ठीक है ना? तो क्या होता है? एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर जो सोप बॉक्स की तरह जो है वो फिट हो जा रही है। इसकी जो सेल वॉल है, ये जो क्या होती बनाती है बेटा? ओवरलैपिंग लेयर बनाती है। और ये जो सेल वॉल है किसकी बनी होती है? बनी किसकी होती है? सिलिका की नहीं बनी होती, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन इस सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल में और क्या चीज प्रेजेंट होता है? इसमें सिलिका के पार्टिकल एम्बेडेड होते हैं बेटा। तो तुमसे अगर पूछेगा ना कि डायटम्स की सेल वॉल किसकी बनी है, तो सेलुलोज की बनी है, और उसमें सिलिका के पार्टिकल क्या है? एम्बेडेड है। ठीक है ना? बनी किसकी है वो? सेलुलोज की। उसमें एम्बेडेड क्या है? सिलिका के पार्टिकल एम्बेडेड है। अब देखो अब क्या होगा बेटा, अगर ये सिलिका के पार्टिकल की प्रेजेंस की वजह से ये जो सेल वॉल क्या हो जाती है? इनडिस्ट्रक्टिबल हो जाती है। मतलब जब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा तो भी ये सेल वॉल क्या होगी? ये रिटेन करेगी। और क्या होगा बेटा? ऑर्गेनिज्म के डेथ के बाद ये जो सेल वॉल है ना, ये सी के बॉटम में ऐसे कलेक्ट हो जाती है। सी के बॉटम में कलेक्ट हो जा रही है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ सेल वॉल है, डायटम्स की सेल वॉल, इसको हम क्या बोलते हैं? डायटमेशियस अर्थ। डायटमेशियस अर्थ। अच्छा ये बताओ, सिलिका को अगर आप, या सिलिका मतलब सैंड है, सैंड को जब आप टच करते हो तो वो कैसा होता है? ग्रिटी या रफ होता है। तो सेम इसकी भी प्रॉपर्टी कैसी होगी? ग्रिटी या रफ होगा। तो ग्रिटी या रफ होने की वजह से हम इसको किस में यूज कर सकते हैं? एज ए पॉलिशिंग एजेंट एंड एज ए फिल्टरिंग एजेंट। इसको हम किस में यूज कर सकते हैं? पॉलिशिंग एजेंट, एज ए फिल्टरिंग एजेंट। उसके अलावा इसमें लास्ट पॉइंट याद रखो बेटा कि जो डायटम्स होते हैं वो ओशन के चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। तो डायटम्स के क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं?
सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था तुमको, प्लैंकटन है, यानी कहने का मतलब इसमें किसी भी तरह का लोकोमोटरी ऑर्गन, फ्लैजिला, सीलिया, इस टाइप का कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज क्या बताया था इसमें, इसकी जो सेल वॉल क्या है वो, हाँ, सेलुलोज की बनी है, ओवरलैपिंग और सिलिका प्रेजेंट है। सिलिका की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म डेड होता है तो भी सेल वॉल क्या है वो प्रिजर्व रहती है, और ये जो प्रिजर्व सेल वॉल जो है ये सी के बॉटम में जो है डिपॉजिट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायटमेशियस अर्थ। ये जो डायटमेशियस अर्थ है, चूंकि इसमें सिलिका प्रेजेंट है, इस वजह से क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ग्रिटी होगी, ठीक है, रफ होगी। इस रफ सरफेस को हम क्या करते हैं बेटा, किस में हम यूज करते हैं, एज ए पॉलिशिंग एजेंट एंड फिल्ट्रेशन एजेंट, सिरप वगैरह के, ठीक है, या पाउडर के फिल्ट्रेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। उसका लास्ट पॉइंट इसमें क्या है, ये चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन है। इतनी चीजें आपको क्राइसोफाइट्स में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और अभी एनसीईआरटी फॉलो करना है बेटा। नई वाली बुक आप लोगों ने ले ली है कि नहीं, बहुत ज्यादा चेंज हो गया, सारे बच्चे ले लो। नई एनसीईआरटी जो है ना, उसमें बहुत ज़्यादा, बायो में तो काफ़ी चेंज किया है उसमें, बायो एंड केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी काफ़ी चेंज है। तो हम फॉलो वही करेंगे जो नई एनसीईआरटी में, जो जो चीज़ें हटा दिया उसको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एनटीए जो है पूरा एनसीईआरटी के पैटर्न को ही फॉलो करता है। तो आप लोग नई एनसीईआरटी ले लीजिए। दूसरा है बेटा इसमें, अगला क्या था, डायनोफ्लैजिलेट। देखो इसमें नाम में ही बिल्कुल क्लियर है बेटा, डायनोफ्लैजिलेट्स मतलब इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। डायटम्स में क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट है, ठीक है ना, डायटम्स में फ्लैजिला एब्सेंट है, इसमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। देखो डायनोफ्लैजिलेट जो है ना, ये सपोज करो डायनोफ्लैजिलेट्स है, याद रखो बेटा इसकी भी जो सेल वॉल होती है, ये किसकी बनी होती है बेटा, अगेन ये इसकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन इसकी जो सेलुलोज की जो सेल वॉल होती है ना बेटा, काफी थिक होकर प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। क्या बना देती है बेटा, थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। हॉरिजॉन्टल एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों टाइप के प्लेट बनते हैं, ठीक है ना। इसकी सेल वॉल क्या होगी बेटा, थिक हो जाएगी और क्या बना देगी, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है बेटा, ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, इसमें दो फ्लैजिला मिलते हैं। एक फ्लैजिला जो होता है बेटा वो क्या होता है, वर्टिकल होता है, और दूसरा फ्लैजिला क्या होता है बेटा, वो हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना। डायनोफ्लैजिलेट्स में दो फ्लैजिला मिलते हैं, एक फ्लैजिला क्या होता है बेटा, हॉरिजॉन्टल होता है, दूसरा फ्लैजिला क्या होता है बेटा, वर्टिकल होता है, ठीक है। उसके अलावा ध्यान रखो कि जो डायनोफ्लैजिलेट है, इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं, ये रैपिडली ग्रो करते हैं। और डायनोफ्लैजिलेट्स का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जिसको हम बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, उसका नाम क्या है, बोनी आउलेक्स। ये क्या है बेटा, ये रेड कलर का होता है, ठीक है ना, ये रेड कलर का होता है। तो अगर इसका नंबर अगर बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर जो है रेड कलर का दिखने लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड टाइड। अब देखो इस रेड टाइड से याद रखना, इस रेड साइड से तुमको क्या चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो एग्जाम में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि डायटम्स की वजह से वाटर में कलर इंपार्ट होता है कि डायनोफ्लैजिलेट्स की वजह से होता है। तो तुम याद रखो जो कलर आता है बेटा किसकी वजह से आता है, वो डायनोफ्लैजिलेट्स से। और बहुत डिफरेंट डिफरेंट कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ब्लू कलर का भी होता है, ग्रीन कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है, ब्राउन कलर का भी होता है, और येलो कलर का भी होता है। तो किस किस कलर के मिलते हैं बेटा, RGB, ये तो तीन बेसिक है, रेड ग्रीन एंड ब्लू। उसके अलावा क्या बेटा, येलो एंड ब्राउन, और भी होते हैं, आपकी बुक में इतना ही दिया, येलो एंड ब्राउन। इन सालों कलर के क्या मिलते हैं बेटा, डायनोफ्लैजिलेट्स मिलते हैं। उसके अलावा तुमको एक डिफरेंस अब मैं तुमको और बता रहा हूँ, जो डायटम्स होते हैं बेटा ना, याद रखो फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों में मिलते हैं। डायटम्स क्या होते हैं, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों में मिलते हैं, लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स मोर कॉमनली बेटा मैराइन वाटर में मिलते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स मोर कॉमनली किस में मिलते हैं, मैराइन वाटर में मिलते हैं। इसको इसी तरीके से डिफ्रेंशिएट करके याद रखना। डायटम्स मेनली कहाँ मिलते हैं, फ्रेश वाटर, या एक तरह से देखा जाए दोनों में ही मिलते हैं, मैराइन में भी मिलेंगे और फ्रेश में भी मिलेंगे, लेकिन ये ज्यादातर कहाँ मिलता है बेटा, मैराइन वाटर में मिलता है, ओके।
उसके अलावा याद रखो बेटा, जो डायनोफ्लैजलेट्स हैं, ये जब भी रैपिडली ग्रो करते हैं तो ये क्या करते हैं बेटा, एक तरह का एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। डायनोफ्लैजलेट्स क्या बनाते हैं बेटा, टॉक्सिन बनाते हैं। और ये मैराइन लाइफ के लिए ना पॉइजनस होता है। मैराइन में जितने भी फिश हैं, ठीक है, और भी जो एनिमल्स, उनके लिए क्या होता है, ये पॉइजनस होता है। तो डायनोफ्लैजलेट्स के क्या क्या पॉइंट याद रखोगे? इसकी जो सेलोज की वॉल जो है बेटा, वो क्या होती है, थिक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसमें दो फ्लैजिला होते हैं, एक वर्टिकल है, एक हॉरिजॉन्टल है। उसके अलावा क्या होता है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट कलर में आता है, ठीक है ना। और अगर गोनी आइलोक्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से क्या बन जाएगा बेटा, रेड टाइड बन जाएगा। और क्या होता है बेटा, एक तरह का टॉक्सिन बनाता है। उस टॉक्सिन की वजह से मैराइन लाइफ जो है वो, उसकी ग्रोथ जो इनहिबिट हो जाती है, वो डेड भी हो सकती है। उसके अलावा याद रखो बेटा, डायनोफ्लाइलेट्स में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। हाँ, जितने भी हायर प्लांट है ना बेटा, जो भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन निकल रही है, वो हर के पास क्लोरोफिल होगा, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया ही क्यों ना। और ऐसे ऐसी फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन नहीं निकल रहा है, उसमें फिर तुम्हारे बाकी आएंगे, ठीक है ना। लेकिन जो जहां भी ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जहां ऑक्सीजन इवॉल्व हो रही है, वहां पे हर जगह पे आपको क्या मिलेगा, क्लोरोफिल मिलेगा। ये याद रखना है बेटा डायनोफ्लैजलेट्स के लिए। अगला क्या है बेटा इसमें, ट्यूबुलिनॉइड्स। अच्छा याद रखो बेटा, अभी तक जो आपने जितने भी ऑर्गेनिज्म दोनों देखे, डायटम्स एंड डायनोफ्लैजलेट्स, दोनों में क्या प्रेजेंट था, सेल वॉल प्रेजेंट थी। इसमें सबसे पहली चीज याद रखो बेटा, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह क्या होता है बेटा, हाँ, प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग, जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल, ठीक है ना। प्रोटीन की बनी हुई कवरिंग है जिसको हम बोलते हैं बेटा पेलिकल। और याद रखो बेटा, जुगलिनाइड में भी क्या होता है, दो फ्लैजिला होते हैं। जुगलिनाइड में भी, या जुगलिना में भी दो फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला क्या होता है बेटा, लॉन्ग होता है, और दूसरा फ्लैजिला क्या होता है, शॉर्ट होता है। डायटम्स आपको मैं बताया था, फ्रेश वाटर में मिलेगा और मैराइन में भी मिलेगा। डायनोफ्लैजलेट्स मेनली मैराइन में मिलेगा। जुगलिनाइड किस में मिलता है, और स्टैग्नेंट। फ्रेश वाटर लेकिन फ्लोइंग वाला, फ्लोटिंग फ्लो करने वाला नहीं, किसमें, स्टैग्नेंट, जो कि रुका हुआ हो। फ्रेश वाटर में मिलता है, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, वो स्टैग्नेंट होना चाहिए, ठीक है ना। फ्रेश वाटर एंड स्टैग्नेंट होना चाहिए। उसके अलावा जब हमने डायटम्स एंड डायनोफ्लैजलेट्स की बात की, तो उनका न्यूट्रिशन किस तरह का था बेटा, कैसे थे वो ऑटोट्रॉफिक थे। यूग्लिनाइड क्या होता है, मिक्सोट्रॉफिक होता है। ये तो क्लासिफिकेशन जब करवाया था तब भी बताया था, मिक्सोट्रॉफिक होता है। इसका मतलब क्या है बेटा, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो फोटो ऑटोट्रॉफ, सनलाइट प्रेजेंट है तो क्या होगा बेटा, ये फोटो ऑटोट्रॉफ। और अगर सनलाइट एब्सेंट है, सनलाइट एब्सेंट है तो कीमोटोट्रॉफ हो जाएगा। हेट्रोट्रॉफ में किस टाइप का, उसमें देखो इंटरप्रीट करो, तुम्हारी बुक में दिया है, क्या लिखा है हेट्रोट्रॉफ में। हाँ, तो उसका मतलब क्या, किस टाइप का हेट्रोट्रॉफ है वो, प्रीडेट कर रहा है क्या, होलोजोइक, वेरी गुड, प्रीडेटरी क्या होगा बेटा, होलोजोइक। यानी क्या होता है, शिकारी बन जाता है, ठीक है ना। जब इसको लाइट नहीं मिलती तो क्या करता है, ये प्रीडेशन कर। प्रीडेटरी भी तो एक तरह का होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, लेकिन ये कैच कर रहा है, किल कर रहा है, और उसको इंजेस्ट करके खा रहा है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफ, इसीलिए क्या हो गया है, मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मिक्सोट्रॉफिक, मिक्स टाइप, मिक्स टाइप, ठीक है ना, मिक्सोट्रॉफिक, ठीक है ना, मिक्स टाइप का न्यूट्रिशन, ठीक है। ओके, अब ये बताओ, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है बेटा, तो इसमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए, क्लोरोफिल ए। और इसका जो क्लोरोफिल ए होता है बेटा, हायर प्लांट से मैच करता है। इसका जो क्लोरोफिल होता है, ये सारा लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है ना, सारा लाइन बाई लाइन एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसका जो क्लोरोफिल जो है बेटा, वो किससे मैच करता है, हायर प्लांट के क्लोरोफिल से मैच करता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको देख के ऐसा लगता है ये एनिमल है,
ठीक है ना। लेकिन देखो इसमें क्लोरोफिल किसके जैसा है, हायर प्लांट की तरह का क्लोरोफिल है, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। सेल वॉल की जगह क्या है बेटा, पेलिकल है। पेलिकल की वजह से ये फ्लेक्सिबल हो जाता है, ये क्या है, काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। सेल वॉल तो हार्ड कर देती है, ये क्या हो जाता है, ये काफी फ्लेक्सिबल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, तो यूग्लिनाइड में आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, सिर्फ अभी एनसीईआरटी फॉलो करो बेटा, जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पॉइंट है ना वो क्वेश्चन के थ्रू हम लोग करेंगे। ठीक है, अभी जो फर्स्ट राउंड जो आप लोग कर रहे हो इसमें एनसीईआरटी पे फोकस करो। अगला क्या है बेटा इसमें, स्लाइम मोल्ड। अभी आपने देखा बेटा जो भी जैसे यूग्लिनाइड है, या आपने डायटम्स देखा, डायनोफ्लैजलेट देखा बेटा, ये किस मीडियम में मिल रहे हैं, एक्वेटिक मीडियम में। ठीक है ना, सारे के सारे किस मीडियम में मिल रहे हैं बेटा, एक्वेटिक मीडियम में। लेकिन जो स्लाइम मोल्ड है बेटा, याद रखो बेटा, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। किस पे ग्रो करते हैं बेटा, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, यानी ये क्या है, सैप्रोफिटिक। देखो स्लाइम मोल्ड क्या होते हैं बेटा, ऐसे छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है ना, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे जो है ग्रो कर रहे हैं, और इनके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं होती, सेल वॉल इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है ना, अगर सेल वॉल अगर एब्सेंट हो तो उसकी वजह से क्या होगा, इनका शेप कैसा होगा, इरेगुलर होगा। शेप क्या होता है इनका, इरेगुलर होता है, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है, इवन पेलिकल भी नहीं है, जैसे यूग्लिनाइड में जो पेलिकल प्रेजेंट है इसमें वो भी नहीं है। तो इस तरह एक तरह से इसकी बाउंड्री नहीं होती, डायरेक्ट इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और क्या होता है बेटा, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, और जब इनको फूड काफी सारा मिलता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, ये आपस में कंबाइंड करके क्या करते हैं बेटा, एक लार्ज ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। ये छोटे छोटे जो स्लाइम मोल्ड है ना, ये आपस में क्या होंगे बेटा, कंबाइंड हो जाएंगे। कंबाइंड होकर क्या बना लेंगे बेटा, एक बड़ा ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। और ये जो होता है बेटा मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, क्योंकि सबके न्यूक्लियस इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, एक मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबॉयड स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबॉयड स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट है। ये जो मल्टी न्यूक्लिएटेड अमीबॉयड स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में। मैं बोल रहा हूँ कि जब ऑर्गेनिक मैटर काफी लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो क्या होंगे, जो चाइनीज स्लाइम मोल्ड है ना, ये क्या होंगे बेटा, ये आपस में कंबाइंड होकर एक लार्ज अमीबॉयड स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्लाज्मोडियम। ये कब बन रहा है, जब कंडीशन क्या है, फेवरेबल है। प्लाज्मोडियम कब बन रहा है बेटा, जब कंडीशन फेवरेबल है। अच्छा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगा तब क्या होगा बेटा, हाँ तो क्या होगा बेटा, इसमें जो है ना एक फ्रूटिंग बॉडी बनेगी। अनफेवरेबल कंडीशन में इस प्लाज्मोडियम में क्या बनेगा, कुछ एरियल स्ट्रक्चर निकलेंगे, जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। और इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या होंगे बेटा, स्पोर बनेंगे। इस फ्रूटिंग बॉडी में क्या बन जाएंगे, स्पोर बन जाएंगे। और ये जो स्पोर होते हैं बेटा, इसका टिपिकल फीचर क्या होता है इस स्पोर का, स्पोर में ट्रू सेल वॉल प्रेजेंट होती है। देखो तुमको इसलिए ध्यान रखना है कि जो इसका जो मेन बॉडी है, उसमें किसी भी तरह की सेल वॉल या बाउंड्री नहीं है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है ना, लेकिन इसका जो स्पोर बन रहा है उसमें क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल, वो भी ट्रू सेल वॉल। ट्रू सेल वॉल मतलब सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल। जब भी हम ट्रू सेल वॉल बोलते हैं उसका मतलब क्या है बेटा, किसकी बनी है सेल वॉल, सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने देखा जो डायटम्स था बेटा, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, और किसकी बनी थी, सेलुलोज की। लेकिन उसके अंदर क्या प्रेजेंट था, सिलिका प्रेजेंट था। डायनोफ्लैगेलेट्स में सेल वॉल प्रेजेंट थी उसमें, लेकिन किसकी बनी थी, वो भी सेलुलोज की। यूग्लिनाइड में सेल वॉल प्रेजेंट थी, एब्सेंट थी, वहां क्या था, पेलिकल था। स्लाइम मोल्ड में सेल वॉल एब्सेंट है, लेकिन उसके स्पोर में क्या है, सेल वॉल जो है प्रेजेंट है। सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट है। याद रखना, इन सब पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, पूछे भी गए हैं। ठीक है, इनमें क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो इसके जो स्पोर बनते हैं उसमें ट्रू सेल वॉल होता है, और ये जो स्पोर है बेटा, इनका डिस्पर्शन जो है ना, ये डिस्पर्स किसके थ्रू होता है, एयर करंट के थ्रू होता है।
देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम के जो स्पोर हैं, हमको लग रहा है प्रोटिस्टा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके डेसिकेशन के बहुत ज्यादा चांसेज हैं, तो स्पोर का डिस्पर्सल किसके थ्रू होना चाहिए था, वाटर के थ्रू होना चाहिए था। जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म है देखो सब में क्या होता है, वाटर ही तो लेके जाता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये डिस्पर्स किसके थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ की जो सेल वॉल होती है ना बहुत स्ट्रांग होती है, उसको डेसिकेशन से बचाती है, इसलिए किसके थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं, ये एयर से डिस्पर्स होते हैं, और फिर ये जो स्पोर जहाँ जर्मिनेट होकर फिर से ये स्लाइम मोल्ड बना देंगे, जब जर्मिनेट होंगे तो क्या बना देंगे, ये स्लाइम मोल्ड बना देंगे। तो इतनी चीजें आपको किस में ध्यान रखनी है, स्लाइम मोल्ड में, ठीक है। अब लास्ट क्या है बेटा इसमें, प्रोटोजोआ। तो इसमें बिल्कुल नाम से ही क्लियर है बेटा, प्रोटोजोआ, प्रिमिटिव एनिमल। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, जोआ मीन्स एनिमल। इसका मतलब क्या है, ये प्रिमिटिव एनिमल्स हैं ये, ठीक है। ओके, इनका जो न्यूट्रिशन होता है बेटा, दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, या तो होलोजोइक होगा या फिर पैरासिटिक होता है। एक्सेप्शन वाली चीजें मत याद रखना, मैं कॉमनली बोल रहा हूँ 70-80% केसेस में क्या होंगे, या तो ये होलोजोइक होंगे या क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे, ठीक है ना। क्योंकि एनिमल है तो एनिमल में मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, एनिमल में क्या होता है, हम भी तो एनिमल ही है ना, हमारा क्या है, होलोजोइक है। केचुए में या अर्थवर्म में कैसा होता है, होलोजोइक होता है। कॉकरोच में कैसा होता है, तो एनिमल वर्ल्ड में जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, होलोजोइक। और ये क्या है, ये प्रिमिटिव एनिमल है, इसमें भी क्या होगा, होलोजोइक। साथ ही साथ क्या होता है, या तो फिर ये पैरासिटिक होंगे। और बेटा याद रखो, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लोकोमोशन, ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लोकोमोशन, इनको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ किस बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं, लोकोमोशन के बेसिस पे। अगर क्या है बेटा, ये अमीबॉयड टाइप, पहला सबसे पहला क्या है, अमीबॉयड टाइप। इसमें लोकोमोशन किसके थ्रू होगा बेटा, अगर ये लोकोमोशन किसके थ्रू कर रहे हैं, स्यूडोपोडिया। अमीबॉयड टाइप में क्या होता है, लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, स्यूडोपोडिया। अच्छा, अब इसमें बताओ, इसका एग्जांपल एक आध बताओ। अमीबा, वेरी गुड। एक तो सिंपल अमीबा लिखो, एक अमीबा, दूसरा एक लिखो बेटा एंट अमीबा। दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, अमीबा जो है क्या बेटा, फ्री लिविंग फॉर्म है, अमीबा क्या है, फ्री लिविंग फॉर्म है। और एंट अमीबा क्या है, पैरासिटिक फॉर्म है। एंट अमीबा से क्या होता है, अमीबिक डिसेंट्री। एंट अमीबा से क्या होता है, अमीबिक डिसेंट्री। मेट्रोजिल जिसमें हमारी बुक में दिया भी हुआ है, इससे क्या होता है, अमीबिक डिसेंट्री होता है। ट्रीट हम किससे करते हैं, मेट्रोजिल से, डॉक्टर राज पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। एंट अमीबा से क्या होता है, अमीबिक डिसेंट्री होती है। और जबकि अमीबा क्या है बेटा, इसका फ्री लिविंग फॉर्म है। अब याद रखो बेटा, अमीबा दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्रेश वाटर और दूसरा मैराइन फॉर्म। अमीबा क्या होते हैं, इसके दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक क्या होता है बेटा, फ्रेश वाटर, दूसरा मैराइन फॉर्म। जो मैराइन फॉर्म होता है ना बेटा, इसके चारों तरफ अगेन जो बेटा सिलिका की वॉल होती है। मैराइन फॉर्म में जो क्या होता है बेटा, सिलिका की वॉल प्रेजेंट होती है। सिलिका की वॉल आपने और कहाँ पढ़ी है, डायटम्स में। और क्या है, मैराइन फॉर्म ऑफ अमीबा, ठीक है। मैराइन फॉर्म ऑफ जो अमीबा है, उसमें भी क्या मिलता है आपको, सिलिका की वॉल मिलती है देखने को, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया बेटा आपका अमीबॉयड टाइप। अब अगला आ जाओ, क्या है, फ्लैजिलेट्स टाइप। इसमें क्या होगा, मोड ऑफ लोकोमोशन फ्लैजिला होगा ऑब्वियसली। इसका इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको एग्जांपल याद रखना। फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआ का एग्जांपल क्या है, ट्रिपनोसोमा। फ्लैजिलेट्स प्रोटोजोआ का एग्जांपल क्या है, ट्रिपनोसोमा। अच्छा, बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी जो बुक में दिया, अभी फिलहाल इस पे फोकस करो, ट्रिपनोसोमा। इससे डिजीज क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस। इससे क्या डिजीज करता है, पैरासिटिक फॉर्म इसका जो होता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्लीपिंग सिकनेस।
तो फ्लैजिलेटेड फॉर्म जो है प्रोटोजोआ का क्या है बेटा, ट्रिप्नोसोमा, और इससे जो डिजीज होती है वो क्या होती है, स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अगला क्या है, सीलिएटेड। सीलिएटेड, इसका एग्जांपल क्या है, पैरामीशियम। सीलिएटेड फॉर्म में ऑब्वियसली मोड ऑफ लोकोमोशन क्या होगा, सीलिया। इसका एग्जांपल जो है वो पैरामीशियम। देखो जो सीलिएटेड फॉर्म है ना, इसका तुमको एक चीज तुमको ध्यान रखना है, जो सीलिएटेड फॉर्म जो होता है ना बेटा, उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसमें ना एक फूड कैविटी होती है। सीलिएटेड फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है, अच्छा इसमें आपको मैक्रो माइक्रो न्यूक्लियस बाकी दुनिया भर की चीजें नहीं याद रखनी है, ठीक है। अभी जो एनसीईआरटी बोल रही है हमको वो ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीलिएटेड फॉर्म में आपको जो चीज उसने लिखी हुई है कि इसमें एक फूड कैविटी प्रेजेंट होती है। उस फूड कैविटी को हम क्या बोलते हैं, गलेट। ये फूड कैविटी क्या होती है, गलेट। और याद रखो बेटा, इस फूड कैविटी के अंदर भी सीलिया प्रेजेंट होता है। अपने बुक में डायग्राम देखो दिया हुआ है एनसीईआरटी में जो है, इस फूड कैविटी में भी क्या प्रेजेंट होता है, तो सीलिएटेड फूड कैविटी या सीलिएटेड गलेट होता है। अब क्या होता है बेटा, सीलिया की बीटिंग मूवमेंट की वजह से ये जो सीलिया है बेटा, इसकी वजह से क्या होगा, वाटर करंट जो इस गलेट के अंदर आएगा, और उस वाटर करंट के साथ क्या होंगे, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म भी इस गलेट के अंदर आ जाएंगे, और क्या होगा, इसको ये अपना फूड ऑब्टेन कर लेगा। क्या कर लेगा, अपना ये फूड ऑब्टेन कर लेगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना, सीलिएटेड जो प्रोटोजोआ है उसका एग्जाम्पल पैरामीशियम है, और सीलिएटेड प्रोटोजोआ में क्या मिलता है हमको, गलेट मिलता है, ठीक है ना। सीलिएटेड प्रोटोजोआ हमको गलेट मिलता है, ठीक है। लास्ट क्या है बेटा इसका, स्पोरोजोआ। इसमें मोड ऑफ लोकोमोशन क्या होता है, इसमें मोड ऑफ लोकोमोशन क्या होता है, अभी तो हमने लोकोमोशन के बेसिस पे डिवाइड किए ना। वेरी गुड। इसमें लोकोमोशन क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। ये जो स्पोरोजोआ है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ है जिनमें लोकोमोशन क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है। लोकोमोशन क्यों एब्सेंट होता है, अच्छा पैरासाइट जो होता है बेटा, पैरासाइट को बहुत ज्यादा घूमने फिरने की जरूरत है क्या, उसको बस अपना होस्ट खोजना है। एक बार उसने अपने होस्ट खोजा और उससे अटैच हो गया, अब क्या होगा, उसकी सारी रिक्वायरमेंट किससे पूरी हो जा रही है, होस्ट से पूरी हो जा रही है। तो याद रखो बेटा, जितने भी पैरासाइट होते हैं, खासकर एंडो पैरासाइट, जितने भी जो एंडो पैरासाइट होते हैं उनमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होते हैं, वो एक तरह से बहुत ही रिड्यूस्ड होते हैं या एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो सेम चीज इसमें भी है। जो स्पोरोजोआ है बेटा, ये प्रोटोजोआ का ऐसा क्लास है जिसमें जो है सारे के सारे ऑल पैरासिटिक फॉर्म है। इसमें सारे के सारे क्या है बेटा, ऑल पैरासाइट हैं। स्पोरोजोआ में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सारे के सारे क्या आते हैं बेटा, पैरासाइट आते हैं। और याद रखो बेटा, इनको हम स्पोरोजोआ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो स्पोर की जैसी होती है। क्योंकि जो इनकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो कैसी होती है, स्पोर लाइक। इनकी स्पोरोजोआ हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्फेक्टिव स्टेज इज स्पोर लाइक। इन्फेक्टिव स्टेज जो है वो स्पोर की जैसी होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। तुमने पढ़ा होगा 12th में, अभी पढ़ के आए होंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एंटर कैसे करता है बॉडी में, मॉस्किटो बाइट से। यानी मॉस्किटो हमारी बॉडी में क्या छोड़ रहे हैं, स्पोरोजोइट छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, स्पोर लाइक, ठीक है ना, स्पोर लाइक, ठीक है। तो ये प्लाज्मोडियम जो है बेटा, अच्छा याद रखो प्लाज्मोडियम अभी आपने और कहाँ देखा, स्लाइम मोल्ड, तो सिर्फ प्लाज्मोडियम है, ठीक है ना। ये क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, ठीक है ना। 4 टाइप के होते हैं, उसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आया समझ में किंगडम प्रोटिस्टा। देखो प्रोटिस्टा में याद रखो कि अगर मैं पूछूं कि सेल वॉल प्रेजेंट है, किसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, डायटम्स में एंड डायनोफ्लैजिलेट्स में, और स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड में, स्पोर ऑफ स्लाइम मोल्ड में।
उसके अलावा ये मैं पूछूं कि बेटा ऑटोट्रॉफिक कौन कौन से हैं? ऑटोट्रॉफिक जो डायनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनाइड, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। उसके अलावा मैं पूछूं बेटा फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला किस में प्रेजेंट है? डायनोफ्लैजिलेट्स में, यूग्लिनाइड में, और स्पोरोजोआ में कहाँ प्रेजेंट है? प्रोटोजोआ का बेटा फ्लैजिलेट्स वाला ग्रुप, प्रोटोजोआ का फ्लैजिलेट्स वाला ग्रुप क्या था उसका एग्जाम्पल? फ्लैजिलेट्स वाला ट्रैपनोसोमा। क्या था? ट्रिप्नोसोमा। तो देखो किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कंटेन फ्लैजिला। उसमें मान लो प्लाज्मोडियम एग्जांपल दे, इधर ट्रिप्नोसोमा दिया है, पैरामीशियम दिया है, तुमको पता होना चाहिए कि ट्रिप्नोसोमा में क्या होता है? फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन जब आते हैं तो डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। और यार पूरा एनसीईआरटी करवाया हूँ बेटा, इसको आपको एक बार जाके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, लाइन बाय लाइन उसी को कवर करना है। और जो एनसीईआरटी के कुछ जो पार्ट है, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बाहर से आते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। अभी लेक्चर में हम सिर्फ वही चीजें कवर करेंगे जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो थोड़ी बहुत जो एक्स्ट्रा चीजें मैं करवा दूंगा सर, ऐड ऑन कर दूंगा। अगला क्या है बेटा इसमें? फंगाई है ना? अच्छा सर नहीं, उससे पहले उसके बाद क्या था इसमें? अच्छा तुम लोग का वो फिर छूट गया ना, वायरस और, अच्छा इसके बाद दिया, हाँ ठीक। चलो अब आगे आते हैं बेटा फंगाई। इसको सबसे पहले डिफाइन करो बेटा, क्या है ये? सबसे पहले बताओ यूकैरियोटिक है कि प्रोकैरियोटिक है? यूकैरियोटिक है। मल्टीसेलुलर है कि यूनिसेलुलर है? मोस्टली मल्टीसेलुलर है, ठीक है ना। एक्सेप्शन है इसके, लेकिन मोस्टली मल्टीसेलुलर है। सेल वॉल प्रेजेंट है कि नहीं है? सेल वॉल प्रेजेंट है। किसकी सेल वॉल है? काइटिन के बनी हुई सेल वॉल है। और ये बताओ बेटा इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ। तो देखो तुम इसको क्या लिखोगे बेटा, ये सबसे पहले बात यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। दूसरा क्या है बेटा? मल्टी सेलुलर है। तीसरी चीज क्या है बेटा? काइटिन सेल वॉल होती है इसमें। फोर्थ चीज क्या है बेटा? हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक में क्या होता है बेटा इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफिक मेनली आपको तीन टाइप के पढ़ाया था मैंने, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक एंड पैरासिटिक। तो ऑब्वियसली फंगाई में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो फंगाई में अगर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिल रहा है तो क्या होगा बेटा? आइदर सेप्रोफिटिक होगा या, सॉरी, या क्या होगा? पैरासिटिक होगा, होलोजोइक एब्सेंट होगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक चीज याद रखो बेटा, कि ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फिलामेंटस होता है। ऐसा होता है फिलामेंटस। फिलामेंट का मतलब क्या होता है? फिलामेंट मतलब फिलामेंट होता है थ्रेड की जैसा। कैसा होगा बेटा? फिलामेंट मीन्स थ्रेड लाइक। क्या होगा ये? थ्रेड लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, अगर आप फंगाई को देखोगे बेटा तो ऐसा लगता है बहुत सारे थ्रेड का कलेक्शन है। अगर फंगस को देखोगे तो कैसा लगेगा? इट्स ए कलेक्शन ऑफ मेनी थ्रेड्स, मेनी फिलामेंट, ठीक है ना। एक थ्रेड थोड़ी ना होता है, बहुत सारे थ्रेड का कलेक्शन दिखता है। तो अगर हम बताएं ये फंगस की एक थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? हाइफी। फंगस के सिंगल थ्रेड को हम क्या बोलते हैं? फंगस के एक थ्रेड को हम बोलते हैं हाइफी। और ये कलेक्शन ऑफ हाइफी को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। कलेक्शन ऑफ हाइफी को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। तो याद रखो बेटा, फंगस की जो मेन बॉडी होती है वो क्या होती है? हाइफी होती है, ठीक है ना। और कलेक्शन ऑफ हाइफी को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ हाइफी को हम बोलते हैं माइसीलियम। ओके। अब इसमें देखो जो हाइफी है, अगर हाइफी का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, ये सपोज करो एक हाइफी है बेटा, ठीक है ना।
हाइफी दो टाइप के होते हैं बेटा। एक ग्रुप ऑफ हाइफी होगा बेटा जिसमें आपको क्या मिलेंगे, सेप्टा मिलेगा। एक ग्रुप ऑफ फंगस ऐसा होगा जिनकी हाइफी क्या होगा, सेप्टेट होगा। इसको हम बोलते हैं सेप्टेट हाइफी। अभी तुम लोग पहले ध्यान से सुन लो, सारी चीज तुमको तुम्हारी बुक में मिल जाएगी। यहाँ देख के समझ के चले जाओ, जो समझ में नहीं आ रहा पूछ लो दोबारा, ठीक है ना। लेकिन एम ये करो कि तुम यहाँ पे एक बार समझ लो, क्योंकि मिल तो सारा किताब में जाएगा। सीक्वेंस भले ऊपर नीचे होगा लेकिन मिलेगा सारा बुक में आपको, एक भी चीज बाहर से नहीं है। तो यहाँ समझ लो पूरा। जो हाइफी कैसी होती है बेटा, या तो इसके सेप्टेट होगा, उसमें डिवीजन होगा, अलग अलग सेल में, इंडिविजुअल सेल में डिवाइडेड होगी, सेप्टेट हाइफी। या दूसरा क्या होगा बेटा, ए सेप्टेट, सेप्टा एब्सेंट होगा, नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट हम बोलते हैं, नॉन सेप्टेट या ए सेप्टेट। इसको और क्या टर्म हम यूज करते हैं, सिनोसाइटिक। वेरी गुड, सिनोसाइटिक, सिनोसाइटिक। तो जो फंगल हाइफी है बेटा, वो दो टाइप की होती है, एक होती है सेप्टेट हाइफी, दूसरी सिनोसिटिक हाइफी। सेप्टेट हाइफी एंड सिनोसिटिक हाइफी, ठीक है। अब ये बताओ बेटा, ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर कि फंगस दिखता कैसा है, क्या है। अब ये बताओ कि फंगस जो है मेनली कहाँ मिलता है? सब जगह मिलता है, ठीक है ना। हमारी स्किन में भी प्रेजेंट होगा, बुक है उस पे है, एयर में है, वाटर में है, ठीक है, रॉक में, मतलब ये यूबिक्विटस है, एवरीवेयर है, ठीक है ना। फंगस क्या होता है, ओमली प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसका इसका जो नेचर होता है, ये कहीं भी ग्रो कर सकता है, ठीक। उसके अलावा याद रखो कि जो फंगस की अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, तो न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, एक होता है सेप्रोफिटिक, दूसरा क्या होता है, दूसरा पैरासिटिक। इसमें ज्यादा कॉमनली क्या होता है, सैप्रोफिटिक। फंगस का जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफिटिक होता है। इसीलिए फंगस जो होते हैं बेटा, ये मेनली डीकम्पोजर होते हैं। ये मेनली क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। डीकम्पोजर का मतलब क्या है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल मैटर में कन्वर्ट करते हैं और साथ ही साथ इनऑर्गेनिक मैटर को भी रिलीज करते हैं, ठीक है। ये इकोसिस्टम में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो ये क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं, ओके। उसके अलावा बताओ इनके हैबिटेट जो है किस जगह में ज्यादा कॉमनली ग्रो कर सकते हैं, इनके लिए किस तरह का इन्वायरमेंट जरूरी होता है। वेरी गुड। इनके लिए जो एक टर्म याद रखना बेटा, इनके लिए जो जरूरी होता है, सबसे पहली चीज क्या चाहिए बेटा, वार्म एंड ह्यूमिड। यानी इनको थोड़ा सा टेम्परेचर और थोड़ा सा वाटर दोनों चाहिए होता है, ठीक है ना। मॉइस्चर चाहिए, तो वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। फंगस किस इन्वायरमेंट को प्रीफर करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट को प्रीफर करते हैं। देखो हम फंगस पढ़ रहे हैं बेटा, हमने सबसे पहले देखा कि फंगस होता क्या है, ठीक है ना। फिर हमने ये देखा कि फंगस की स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। तो मॉर्फोलॉजी में हमने क्या देखा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंटस होता है, यानी इट्स कलेक्शन ऑफ मेनी फिलामेंट, ठीक है ना। इसके फंगस के एक फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, हाइफी, और कलेक्शन ऑफ हाइफी को हम क्या बोलते हैं, माइसीलियम। अगर आप हाइफी को ध्यान से देखोगे तो आपको दो टाइप के हाइफी देखने को मिलेंगे, एक है सेप्टेट, दूसरा है सिनोसिटिक हाइफी। फंगस, हाँ सेप्टेट है, दूसरा सिनोसिटिक या एसेप्टेट, ठीक है। उसके अलावा फंगस जो है बेटा प्रिफरेबली वार्म एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं और ये डीकम्पोजर होते हैं। अब आते हैं बेटा इसका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाला जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्शन। इसमें थोड़ा भी कहीं भी कंफ्यूजन हो तो दोबारा पूछ लेना, और इसको समझ लो सारा एनसीईआरटी का ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मिल वहीं जाएगा। रिप्रोडक्शन देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन को तीन ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं, होता है, किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन। फंगस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग एंड फिशन। याद रखो बेटा, बडिंग एंड फिशन जो ईस्ट में देखने को मिलता है, ये यूनिसेलुलर फंगस है ना। ईस्ट क्या है, बाकी सारे फंगस क्या है, मल्टीसेलुलर। ईस्ट किसका एग्जांपल है बेटा, यूनिसेलुलर। अभी मैं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है, अभी थोड़ा सा डिटेलिंग इसकी मैं दूंगा। तो याद रखो मेन मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा फ्रेगमेंटेशन है। उसके अलावा बडिंग एंड फिशन भी देखने को मिलता है। बडिंग एंड फिशन किस में होता है,
ईस्ट में देखने को मिलता है, हर में नहीं मिलेगा। दूसरा जो है बेटा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस में जो है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? वेरी गुड, किसके थ्रू होता है बेटा? स्पोर के थ्रू होता है। सबसे पहले चीज याद रखो, सबसे पहले किसके थ्रू होता है? स्पोर के थ्रू। क्या क्या स्पोर होते हैं? जू स्पोर, ए प्लेनो स्पोर, ठीक है, और स्पोरेंजियो स्पोर। ये सारा याद करने के अलावा कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है बेटा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। अगर हम लॉजिक में जाएंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर एक एक चीज का स्ट्रक्चर पढ़ाना पड़ेगा। स्पोरेंजियम तुमको सिंपल याद रखो, जू स्पोर, प्लेनो स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर एंड कोनिडिया एंड कोनिडिया। तो फंगस में जो है बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? स्पोर्स के थ्रू हो रहा है। स्पोर में क्या क्या आ रहे हैं बेटा? जू स्पोर, देखो जू स्पोर एंड एप्लोनो स्पोर जो होते हैं ना बेटा, ये जो है ना ये एंडोस्पोर होते हैं। ये मेनली क्या है बेटा? एंडोस्पोर। देखो एंडोस्पोर एंड एक्सोस्पोर का जो कंसेप्ट है, सपोज करो बेटा ये एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है, सैक है, इस सैक के अंदर स्पोर बन रहा है। तो ये क्या है? बैग के अंदर बन रहा है, इसीलिए क्या है? ये एंडोस्पोर। अब सपोज करो बेटा ये फंगस की हाइफी है, ये हाइफी यहाँ से ऐसे ब्रेक कर जाती जा रही है, और ये ईच पार्ट जो स्पोर की तरह बिहेव कर रहा है, इसके चारों तरफ कोई सैक नहीं है, तो ये क्या है बेटा? एक्सोस्पोर है। ये क्या है? एक्सोस्पोर है। तो याद रखो कि ये जो जू स्पोर है, प्लेनो स्पोर है ना, किसके एग्जाम्पल है? एंडोस्पोर पे। स्पोरेंजियोस्पोर दोनों हो सकता है, कोनिडिया तो एक्सोस्पोर ही है। कोनिडिया क्या है? एक्सोस्पोर ही है। देखो जो जूस्पोर जो है ये मोटाइल टाइप का होता है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये प्लेनोस्पोर क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। ऑब्वियसली जू स्पोर, स्पोर में जू क्यों लगा हुआ है? स्पोर जू एनिमल के जैसा स्पोर, इसका मतलब क्या? मोटाइल है। तो जो स्पोर कैसा होता है बेटा? मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है। ये प्लेनोस्पोर कैसा है? नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है। लेकिन दोनों ही स्पोर क्या है? एंडोस्पोर है। दोनों ही स्पोर क्या है? एंडोस्पोर। उसके अलावा स्पोरेंजियोस्पोर है कोनिडिया। इसमें से कोनिडिया याद रखो बेटा, क्लासिकली ये एक्सोस्पोर होता है। आपसे पूछेगा तो यही पूछेगा, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्पोरेंजियोस्पोर में बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग चीजें आएंगी, ठीक है। कोनिडिया क्या है? क्लासिकली एक्सोस्पोर है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं बेटा फंगल्स में रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले हम देख रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? स्पोर के थ्रू हो रहा है। स्पोर में क्या क्या है? एंडोस्पोर, जूस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर, देन स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया। कोनिडिया एग्जांपल ऑफ एक्सोस्पोर। नेक्स्ट आते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगेन याद रखो बेटा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें भी सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, लेकिन जो एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन के जो स्पोर है ना वो वाया माइटोसिस से एक तरह से समझो, उसको माइटोस्पोर बोलते हैं, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर को मियोस्पोर बोलते हैं, ठीक है ना। मियोसिस के बाद बन रहा है, ठीक है। अब देखो सेक्स, अच्छा फंगस को कितने क्लास में हम डिवाइड करते हैं? पढ़ा हुआ होगा ना पहले। फंगस के क्या क्या क्लास हैं? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फंगस को अभी मैं पढ़ाऊंगा बेटा कितने ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लिखो, इसको याद करने के लिए जरूरी है नाम याद होना। सबसे पहला ग्रुप क्या है? फाइकोमाइसिटीज। सबसे पहले इसको याद करो, फाइको। फंगस का सबसे पहला ग्रुप क्या है बेटा? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को फिर फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो, एक है जाइगोमाइसिटीज और दूसरा है ऊमाइसिटीज। ठीक है, एक क्या है? जाइगोमाइसिटीज, दूसरा
देखो इसको तो याद ही करना है बेटा, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर फंगस के 4 ग्रुप हैं तो 4 ग्रुप हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज को फिर जाइगोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। ये लो, जाइगोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज। दूसरा ग्रुप क्या होता है बेटा, एस्कोमाइसिटीज। इसको मैं ग्रुप में नहीं डिवाइड करूंगा, ठीक है, इसको यहीं रहना देते हैं क्योंकि इससे आपका काम चल जाएगा। एस्कोमाइसिटीज। थर्ड ग्रुप क्या होता है बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज। फोर्थ क्या होता है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, तो फंगस को हम कितने ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, 4 ग्रुप में। याद रखो बेटा, ये जो 4 ग्रुप है ना, इनके नाम पे ही इनके सेक्सुअल स्पोर है। ये जो 4 ग्रुप है ना, सेक्सुअल स्पोर का नाम सिंपल इनके नाम पे ही रख दो। जैसे जाइगो फाइकोमाइसिटीज का जाइगोमाइसिटीज है, तो क्या होगा, जाइगो स्पोर एंड ऊ स्पोर। जाइगो स्पोर और ऊ स्पोर, ये क्या है बेटा, सेक्सुअल स्पोर है। ये क्या है, सेक्सुअल स्पोर है। एस्कोमाइसिटीज क्या होगा बेटा, एस्को स्पोर। और बेसिडियोमाइसिटीज क्या होगा, बेसिडियो स्पोर। ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या होगा, ड्यूट्रोस्पोर। नहीं होता है ऐसा, क्योंकि ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा भी इसको। तो याद रखो बेटा कि जो अभी मैंने आपको बताया कि फंगस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर एंड कोनिडिया के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना। ये सारे स्पोर हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बेटा स्पोर के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन क्या क्या है, जाइगोस्पोर, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, ठीक है ना। तो याद रखो ये जो जो फंगस की जो क्लास है ना, उसके नाम पे ही स्पोर है। जैसे एस्कोमाइसिटीज है तो स्पोर क्या हो गया, एस्कोस्पोर हो गया। बेसिडियोमाइसिटीज है तो स्पोर क्या हो गया, बेसिडियोस्पोर हो गया। फाइकोमाइसिटीज है तो क्या हो गया, उसके 2 क्लास हैं, 2 सब ग्रुप हैं। क्या क्या है बेटा, जाइगोमाइसिटीज एंड ऊमाइसिटीज, तो उसके नाम पे स्पोर बन गया, जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर। जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर, ठीक है। तो ये तुमको नाम तो याद रखना ही पड़ेगा बेटा, ये नाम आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर को भूल जाओ, मतलब भूल मत जाओ, मतलब अभी के लिए याद रखो कि जो एस्कोस्पोर जो होता है बेटा, एंडोजिनस स्पोर होता है। एस्कोस्पोर क्या होता है, एंडोजिनस स्पोर होता है। बेसिडियोस्पोर बेटा एक्सोजिनस स्पोर होता है। ये देखो, ये 4 स्पोर है बेटा, ये प्लेनोस्पोर, जोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। इसमें से कौन सा स्पोर एक्सोजिनस है, बेसिडियोस्पोर। और बाकी क्या है, एंडोजिनस है। और इसमें से मैं पूछूं बेटा, कौन सा सेक्सुअल स्पोर जो है वो एंडोजिनस है, सेक्सुअल स्पोर कौन सा एंडोजिनस है, एस्कोस्पोर। और कौन सा सेक्सुअल स्पोर जो है वो एक्सोजिनस है, बेसिडियोस्पोर। इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं बेटा, इसी कॉम्बिनेशन में पूछेगा, ठीक है। तो सिंपल तुमको ये नाम याद होने चाहिए, ठीक है। और नाम याद रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है बेटा कि सेक्सुअल स्पोर पहले याद कर लो, बाकी जो बचे हैं वो क्या है बेटा, एसेक्सुअल स्पोर है, ठीक है। और जू स्पोर तो याद रखो एल्गी में भी आएगा। जू स्पोर क्या है, एकदम मोस्ट फेमस एसेक्सुअल स्पोर है। जू स्पोर क्या है, मोस्ट फेमस एसेक्सुअल स्पोर है, वो एल्गी में भी मिलेगा तुमको। एल्गी की जो क्लास है ना, वहां पर भी तुमको दिखेगा कि एल्गी में भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके थ्रू होता है, वो जू स्पोर के थ्रू होता है।
तो जू स्पोर से तो कभी कंफ्यूज होना ही नहीं, वो एसेक्सुअल स्पोर ही है वो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो देखो अभी हम देख रहे हैं बेटा फंगस का रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने देखा कि मेथड क्या है, ठीक है ना, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, फिर हमने बात की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखो बेटा कि अब हम देखते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये इसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होता है। ये तो मालूम है स्पोर के थ्रू हो रहा है, ठीक है ना, ये लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे, एक्चुअल में स्टेप्स क्या क्या है। तो जो फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या स्टेप्स होते हैं बेटा। अच्छा देखो, जब भी हायर ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, तो हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है बेटा, एक फीमेल गैमिट है और ये मेल गैमिट है, ये फ्यूज होकर जाइगोट बनाते हैं बेटा। लेकिन फंगस में प्रॉब्लम क्या होती है बेटा कि फंगस में जो है ना आप मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। फंगस में मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म को मॉर्फोलॉजिकली आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, वो जेनेटिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट है लेकिन स्ट्रक्चरली एक जैसे दिखते हैं। इसीलिए हम इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, प्लस एंड माइनस साइन यूज करते हैं। फंगस में हम क्या यूज करते हैं बेटा, प्लस एंड, इसमें हम मेल फीमेल हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लस एंड माइनस स्ट्रक्चर के बीच में हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले एक प्लस साइन वाला हाइफी एक माइनस साइन वाले हाइफी से जब फ्यूज होगा। अच्छा, हायर ऑर्गेनिज्म में बेटा जब गैमिट फ्यूज होते हैं, ये सपोज करो बेटा ये फीमेल गैमिट है और यहाँ पर ये स्पर्म आ रहा है, तो क्या होता है जाइगोट बनते समय, जिसका न्यूक्लियस है क्या होता है, जो मेल गैमिट है अपने न्यूक्लियस को फीमेल गैमिट के अंदर डाल देता है कि नहीं। मेल गैमिट से क्या होता है, स्पर्म पूरा अंदर थोड़ी ना एंटर करता, सिर्फ क्या करता है उसको न्यूक्लियस एंटर करता है। अब क्या होता है बेटा, फीमेल न्यूक्लियस एंड मेल न्यूक्लियस फ्यूज हो जाता है, होता है कि नहीं। तो बेटा जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन की इमीडिएटली क्या होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस क्या होते हैं, वो फ्यूज कर जाते हैं। फंगस में ऐसा नहीं होता। फंगस में क्या होगा, सपोज करो बेटा ये प्लस हाइफी है, ये माइनस हाइफी, ये प्लस हाइफी वाले का न्यूक्लियस है, ये माइनस हाइफी वाले का न्यूक्लियस है, ये दोनों बेटा फ्यूज हो गए। लेकिन क्या होगा बेटा, ये तो फ्यूज हो गए लेकिन इनका न्यूक्लियस जो है ना वो इमीडिएटली फ्यूज नहीं होता। आ रही बात समझ में, इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है लेकिन इनका क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले स्टेप क्या है, जिसमें साइटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, क्या है, प्लाज्मोगैमी। उसके बाद क्या होता है, अच्छा अब देखो जो प्लाज्मोगैमी हुआ बेटा, प्लाज्मोगैमी की वजह से क्या होगा, जो सेल बनेगी उसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्लाज्मोगैमी की वजह से जो जो सेल बन रही है उसमें क्या प्रेजेंट है, दो न्यूक्लियस है, और ये दोनों न्यूक्लियस बेटा हैप्लॉइड होते हैं। ये दोनों न्यूक्लियस क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है बेटा, हाइफी में या जो भी सेल बनी उसके अंदर दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डाई कैरियन स्टेज। डाई, देखो डाई मतलब दो, कैरियन मतलब न्यूक्लियस, डाई कैरियन स्टेज। और डाई कैरियन स्टेज में क्या होता है बेटा, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। डाई कैरियनिक स्टेज में क्या प्रेजेंट होता है, एक सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस, दो डिप्लॉइड नहीं है, क्या है, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस। डाई कैरियनिक स्टेज में सेल के अंदर क्या होते हैं, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखो बेटा फंगस का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना बहुत ज्यादा टिपिकल है। इसमें सबसे पहले क्या होता है बेटा, प्लाज्मोगैमी हो रही है, प्लाज्मोगैमी की वजह से क्या आ जाता है बेटा, डाई कैरियनिक स्टेज क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा बेटा, सेकंड स्टेप में ये जो होंगे न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। तो न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। अब ये जो है बेटा न्यूक्लियस फ्यूज होकर अब अगले स्टेप में क्या बनेगा, अब क्या करेगा, अब इसको सेक्सुअल स्पोर बनाना है। अब सेक्सुअल स्पोर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें मियोसिस होना पड़ेगा। तो अगला स्टेप क्या होगा, मियोसिस। तो फंगस का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके तीन स्टेप होते हैं। सबसे पहला क्या है, प्लाज्मोगैमी, दूसरा स्टेप क्या है, कैरियोगैमी, थर्ड स्टेज क्या है, मियोसिस। और बेटा प्लाज्मोगैमी से कैरियोगैमी के बीच में क्या स्टेज प्रेजेंट होती है,
डाइकैरियन स्टेज प्रेजेंट होती है। याद रखो बेटा कि जो डाइकैरियन स्टेज है ये हायर फंगाई का फीचर है। डाइकैरियोनिक स्टेज किसमें मिलती है? हायर फंगाई। हायर फंगाई का मतलब है एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। फाइकोमाइसिटीज में नहीं मिलेगा। ड्यूट्रो में, ड्यूट्रो में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, कहाँ से मिलेगा? तो याद रखो डाइकैरियोनिक स्टेज कभी भी आपको फाइकोमाइसिटीज में नहीं मिलेगा और दूसरा ड्यूटरोमाइसिटीज में नहीं मिलेगा। सिर्फ किस में मिलता है? एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में मिलेगा, ठीक है। ये स्टेप तुमको ध्यान रखने हैं, ओके। अब देखो तुमको इसमें एक चीज और, इसमें लास्ट चीज ध्यान रखनी है। ये सपोज करो बेटा फंगल हाइफी है जो कि डाइकैरियोनिक स्टेज में है। ये फंगल हाइफी है जो कि किस स्टेज में है? डाइकैरियोनिक। देखो हर सेल में जो है आपको दो दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये किस स्टेज में है? डाइकैरियोनिक स्टेज में। डाइकैरियोनिक स्टेज में इसका मतलब क्या है? इसमें प्लाज्मोगैमी हो गया है, कैरियोगैमी अभी नहीं हुआ। अब अगर बेटा इसको अगर स्पोर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको कैरियोगैमी करना पड़ेगा। तो देखो क्या है, ये इसकी ये जो हाइफी है इसके ऑलमोस्ट सारी सेल में ही डाइकैरियोनिक स्टेज है। लेकिन याद रखो बेटा स्पोर जो है ना इसमें से सारे सारे सेल में नहीं बनेगा। सिर्फ कुछ सेल जो है डिसाइड करके, कुछ सेल में ही क्या बनता है? वो स्पोर बनता है। ये सपोज करो बेटा ये जो सेल है इसमें स्पोर बन रहा है, तो क्या होगा बेटा इस सेल से जो है ना एक एरियल स्ट्रक्चर ऐसे निकलेगा। इस सेल से क्या होगा? एक एरियल स्ट्रक्चर इस तरह से निकलेगा। क्या होगा? इस एरियल स्ट्रक्चर निकलेगा। इस एरियल स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा? दोनों न्यूक्लियस आकर फ्यूज हो जाएंगे और फिर यहाँ फ्यूज होकर फिर क्या बना लेंगे? ये स्पोर बना लेंगे। ये जो एरियल स्ट्रक्चर बनता है ना इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। ये जो एरियल स्ट्रक्चर बन रहा है ना वो क्या है? फ्रूटिंग बॉडी। देखो फिर तुम लोग ध्यान से समझो। सबसे पहले प्लाज्मोगैमी हुआ। प्लाज्मोगैमी की वजह से क्या क्रिएट हो गया बेटा? डाइकैरियोनिक स्टेज क्रिएट हो गया। अब हमको मालूम है डाइकैरियोनिक स्टेज जो है अगर इसको हमको स्पोर बनाना है या सेक्सुअल स्पोर बनाना है, क्या करना पड़ेगा? इन दोनों न्यूक्लियस को फ्यूज करना पड़ेगा। याद रखो बेटा एक हाइफी में बहुत सारी सेल आपको डाइकैरियोनिक स्टेज में मिलेंगी, लेकिन उनमें से कुछ ही सेल जो होती हैं वो क्या करती हैं? स्पोर बनाने में पार्टिसिपेट करती हैं। वो सेल क्या करती है बेटा? ऐसे एरियल स्ट्रक्चर बनाती हैं। इस एरियल स्ट्रक्चर में क्या होगा बेटा? कैरियोगैमी होगा और कैरियोगैमी के बाद क्या हो जाएगा? मियोसिस होकर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। और ये जो एरियल स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे? ये फ्रूटिंग बॉडी। जो मशरूम खाते हो ना वही फ्रूटिंग बॉडी है, उसी को आप खाते हो, ठीक है ना। वो एक्चुअल में उसका सेक्सुअल स्पोर बनाने के लिए बनाया हुआ फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। ये हो गया आपका फ्रूटिंग बॉडी। एक्चुअली फ्रूटिंग बॉडी कब बन रहे हैं? जब कैरियोगैम, जब स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है ना। कब बन रहा है बेटा? फ्रूटिंग बॉडी कब बन रहा है? जब स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। स्पोर फॉर्मेशन के समय आपकी फ्रूटिंग बॉडी बनती है। और ये फ्रूटिंग बॉडी बहुत लार्ज होती है, मतलब बहुत सारे फंगस में काफी लार्ज स्ट्रक्चर बनाती है जो क्लियरली विजिबल होता है, ठीक है। मोस्टली फंगस जो इसी स्टेज में विजिबल होता है, क्योंकि फंगस क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म के सबस्ट्रेट में ग्रो करता है। अंदर जैसे ब्रेड है, ब्रेड के अंदर ग्रो कर रहा है वो। लेकिन जब वो फ्रूटिंग बॉडी बनाता है ना तो एरियल स्ट्रक्चर बनाता है, उसी समय दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। आ रहा है समझ में कि एक आदमी जैसे जो भी मैं पढ़ाता हूँ बेटा पूरा एनसीईआरटी फॉलो करूंगा एक बार, लेकिन तुम पढ़ के आओगे तुमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो कोशिश ये करो टॉपिक डिसाइडेड, जैसे ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है बिल्कुल इसी सीक्वेंस से चलेंगे। इसके बाद प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में जो एंजियोस्पर्म है ना, जैसे ही एंजियोस्पर्म होगा उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, फिर इसी से कंटिन्यू आगे हम करेंगे एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, सेल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। सेल बायोलॉजी में जैसे बायोमॉलिक्यूल करवाऊंगा, बायोमॉलिक्यूल के तुरंत बाद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और फिर सबसे लास्ट में आपको इकोसिस्टम करवाऊंगा। तो सीक्वेंस बिल्कुल इसी पैटर्न में फॉलो करेंगे और पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे। तो आप एक बार अगर पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रिटेन होंगी।
अभी किसी को कहीं भी डाउट हो तो पूछ लो यहां तक के पार्ट में। और आपके काम की सारी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, किसी और बुक की आपको जरूरत ही नहीं है। अब देखो क्या होता है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइफी मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, देखो अब इसमें एक पॉइंट लिख रहा हूं। ऑन द बेसिस ऑफ हाइफी, किस तरह का हाइफी है। दूसरा, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, या स्पोर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी हम ले सकते हैं। मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं बेटा, फंगस को हमने 4 क्लास में हमने डिवाइड किया है। क्या क्या है, सबसे पहला क्लास क्या है, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, फाइको मीन्स प्लांट, प्लांट लाइक फंगाई, प्लांट लाइक फंगाई। दूसरा क्या है बेटा, एस्कोमाइसिटीज। दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। थर्ड क्या है बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज। फोर्थ है बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ये सबसे पहले ये चारों को याद करो अच्छे से। अब बायो में कोशिश यही करना कि यहाँ से जो भी चीजें हैं याद करके जाना, तो घर में जाने के बाद 30 मिनट से ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, यहाँ बैठ के सोने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे बैठ के टाइम पास। क्या हाइफी है, हाँ मेरी राइटिंग डिकोड करना सीख ले बेटा। ठीक है पूछ लेना, नहीं बोला लेकिन सीख लो। ठीक है, ये थोड़ी मेरी बेसिक प्रॉब्लम है। ठीक है, ये क्या क्या है बेटा, बेसिस ऑफ, और सारी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बुक को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है, मेरे पढ़ाने के बाद भी आपको बुक छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्योंकि आना क्वेश्चन वहीं सर, बिटवीन द लाइन आपको इंटरप्रीट करना आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायग्राम से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उसके जो पीछे के क्वेश्चन दिए हैं उससे बनते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइफी, दूसरा क्या है बेटा, स्पोर फॉर्मेशन या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पोर। दूसरा, तीसरा फ्रूटिंग बॉडी। इस बेसिस पे हमने इसको 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब एक एक करके चारों ग्रुप को हम देख लेते हैं। सबसे पहला आते हैं बेटा फाइकोमाइसिटीज। सबसे पहला है फाइकोमाइसिटीज। देखो अभी पढ़ा रहा था, फाइकोमाइसिटीज याद रखो, सारे फंगस को वैसे तो मॉइस्चर की जरूरत होती है, लेकिन ये पानी में ही रहने वाला फंगस है। तो मेनली क्या होगा, जहां पर एक्वेटिक इन्वायरमेंट इसको चाहिए होता है, ये फंगस को क्या चाहिए, एक्वेटिक इन्वायरमेंट चाहिए। ठीक है ना, तो याद रखो ये वाटर में ग्रो करने वाला फंगस है। ठीक है ना, मतलब वुड जो है पानी में पड़ी हुई है। ठीक है ना, कोई भी क्लॉथ या लेदर जो है पानी में भीगा हुआ है, वहां पर क्या ग्रो करेगा, ये फाइकोमाइसिटीज ग्रो करेगा। सबसे पहली चीज याद रखो। दूसरी चीज याद रखो बेटा, जो फाइकोमाइसिटीज का जो हाइफी होता है ना, वो ए सेप्टेट होता है। कैसा होता है, ए सेप्टेट होता है। अगर ए सेप्टेट होगा तो क्या होगा, सिनोसिटिक भी होगा। तो इसका हाइफी कैसा है बेटा, ए सेप्टेट एंड सिनोसिटिक। ठीक है ना, सिनोसाइटिक है। उसके अलावा इसके अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एक ही तो बताया, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग एंड फिशन, तो मैंने ईस्ट के लिए बोला है। ठीक है ना, मेनली किससे होगा, फ्रेगमेंटेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल दो, क्या क्या थे, जू स्पोर एंड एप्लेनो स्पोर से।
इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है बेटा? जू स्पोर एंड ए प्लानोस्पोर। और ये स्पोर कैसे बनते हैं बेटा? एक्सोजिनस है कि एंडोजिनस है? एंडोजिनस है। ए प्लानोस्पोर क्या होता है बेटा? नॉन मोटाइल होता है। ए प्लानोस्पोर क्या है? नॉन मोटाइल। देखो ये ऐसा है कि ये सपोज करो एक सैक है, ठीक है, इस सैक के अंदर ऐसे स्पोर बन गए हैं। देखो जिन जिन स्पेयर में फ्लैजिला प्रेजेंट है वो क्या है बेटा? जू स्पोर है। जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट है वो क्या है? ए प्लानोस्पोर है। लेकिन दोनों बन किसके अंदर रहे? बैग के अंदर रहे, इसीलिए क्या है? ये एंडोजिनस स्पोर है। तो याद रखो फाइकोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? जू स्पोर एंड ए प्लानोस्पोर के थ्रू। ठीक है, जू स्पोर एंड ए प्लानोस्पोर के थ्रू। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा बेटा? जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर। ठीक है ना, आपकी बुक में जाइगोस्पोर लिखा हुआ है, स्पोर भी याद रखो, जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर। टाइम हो गया है क्या? हो गया है? तो मैं तो 11 बजे से ही चालू किया हूँ ना, मेरा टाइम कहाँ हो गया? मैं कब से स्टार्ट किया हूँ? हाँ तो फिर टाइम बचा है। कंप्लीट करके जाओ। देखो तुम लोग को सिलेक्शन अगर चाहिए ना, अभी से लंबे ड्यूरेशन तक पढ़ने की आदत बना लो। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बेटा, जब अपने आप अपनी लिमिट स्ट्रेच करोगे ना, क्योंकि जिंदगी भर पढ़ना है। अगर तुमको कोई बोल रहा है ना कि मेडिकल में सिलेक्शन के बाद लाइफ आसान हो जाएगी, लेकिन पढ़ाई तो बढ़ जाएगी। हाँ, पढ़ाई तो करनी है। तो अभी से जो है, अगर तुमको 2 घंटे पढ़ने की आदत है, 3 घंटे करो, 3 घंटे तो 4 घंटे पढ़ो। और जब जिस मोमेंट आपको ऐसा लगने लगता है अब उठने का मन हो रहा है, आधे घंटे और बढ़ा लो, अपने लिमिट को पुश करो। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मेडिकल में सिलेक्शन का। आप जितना फोकस्ड होकर पढ़ो, क्योंकि पेपर बहुत ईजी आना है। देखो एनसीईआरटी से पूरे क्वेश्चन आने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक और उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, सिलेक्शन हो जाना है। प्रॉब्लम कहाँ होती है कि हम उसको रिवाइज नहीं कर पाते, जितने बार पढ़ना चाहिए, जैसा पढ़ना चाहिए, हम नहीं कर पाते। तो वो लिमिटेशन अगर तुम ओवरकम कर लोगे, अपने आप रिजल्ट आ जाएगा। और अभी तो देखो 1.5 घंटे की क्लास है, हम लोग तो वैसे 3-3 घंटे लेते हैं। यूजुअल क्लासेस जो जब लगाना शुरू करेंगे तो 3 घंटे का पहला लेक्चर, बीच में आधे घंटे का ब्रेक, फिर 3 घंटे का लेक्चर। ठीक है, 6 घंटे क्लासेस होंगी तुम्हारी। और तभी बल्क कवर होता है। तो थोड़ा थोड़ा एक एक चैप्टर का वो एक एक टॉपिक करने से कोई फायदा नहीं है। बल्क में जब कवर होता है तभी फायदा होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा बेटा? फाइकोमाइसिटीज में जाइगोस्पोर एंड ऊस्पोर के थ्रू। ओके, इसमें बताओ बेटा इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? राइजोपस, म्यूकर एंड एल्बुगो। क्या क्या एग्जाम्पल है? राइजो राइजोपस, म्यूकर एंड एल्बुगो। राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। और एल्बुगो क्या होता है बेटा? ये क्रूसीफर में क्या करा था? व्हाइट रस्ट। क्रूसीफर में डिजीज प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रस्ट। क्रूसीफर मतलब सरसों, जो मस्टर्ड देखा है ना तुमने, मस्टर्ड फैमिली में क्या करेगा? व्हाइट रस्ट डिजीज प्रोड्यूस करता है, क्या है? एल्बुगो। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो 3 एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? राइजोपस, म्यूकर एंड एल्बुगो। कोड तुम राम बना लो, जो भी बनाना हो बना लो। ठीक है, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि डायरेक्ट याद होना चाहिए। ठीक है, राइजोपस, एल्बुगो एंड म्यूकर। इसमें से देखो ब्रेड मोल्ड क्या है? राइजोपस है। राइजोपस और म्यूकर में कंफ्यूज होते तो राइजोपस, राइस में पस आ गया, राइस में पस आ गया, क्या है वो? ब्रेड मोल्ड। ठीक है ना, इसको याद रखना। तो क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रेड मोल्ड, तब कंफ्यूज हो कि म्यूकर उसमें कंफ्यूज हो जाते हो। तो हमको याद रखना है स्पेसिफिकली एनसीईआरटी क्या मेंशन कर रही है? राइजोपस। ठीक है, तो राइजोपस क्या है? ब्रेड मोल्ड। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ये हो गया बेटा आपका फाइकोमाइसिटीज। अगला ग्रुप आते हैं बेटा एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का जो दूसरा नाम है बेटा, इसको हम सैक फंगाई भी बोलते हैं।
अब देखो फंगस है जैसे उसका बताया थे तो मिलेगा तो हर जगह ही, लेकिन फाइकोमाइसिटीज का मैं एक हैबिटेट की एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बताया, क्या बताया मैं, एक्वेटिक इन्वायरमेंट, उसको पानी चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए क्या होता है, एक जो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो सिर्फ इसी में लिखा है, हालांकि बहुत सारे फंगस ग्रो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ इसी में मेंशन किया है, कोप्रोफिलस। ये जो फंगस होते हैं क्या होते हैं, डिकम्पोजर तो होते हैं, साथ ही साथ क्या होता है कोप्रोफिलस, मतलब डंग, काऊ डंग, गोबर, ठीक है ना, काऊ की डंग या गोबर में ग्रो कर सकते हैं। किसमें ग्रो करते हैं बेटा, काऊ डंग, कोप्रोफिलस, ठीक है। आ रहा है समझ में बेटा। उसके बाद देखो ये जो फंगस होता है बेटा, इसका जो हाइफी होता है, इसका हाइफी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड होता है। हाँ माइसिलियम से हाइफी एक ही बात है, ठीक है ना। कैसा होता है बेटा, सेप्टेट एंड ब्रांच होता है। फाइकोमाइसिटीज में कैसा बताया था, ए सेप्टेट था, ब्रांच वो भी होगा, क्या था वो, ए सेप्टेट था, ये क्या है सेप्टेट एंड ब्रांच, ठीक है। उसका इसकी जो अगली कैरेक्टरिस्टिक आपको ध्यान रखनी है, इसमें अगेन जो है बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन। अब आ जाओ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बेटा कोनिडिया के थ्रू। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, कोनिडिया। कोनिडिया देखो बेटा बनता कैसे है, सपोज करो ये फंगल हाइफी है, यहां से क्या होगा बेटा, एक ऐसे एरियल स्ट्रक्चर बना, एक फंगल हाइफी से क्या बना, एरियल स्ट्रक्चर बना, और ये जो एरियल स्ट्रक्चर है बेटा ऐसे ये डिवाइड हो जाएगा, और ये जो ईच पार्ट जो है ना किस में कन्वर्ट हो गया, कि स्पोर की तरह बिहेव करने लगे। ये देखो जो कोनिडिया बन रहा है इसके चारों तरफ कोई कवरिंग है, ये तो हाइफी जैसे ऐसे बाहर की तरफ निकला, इसको काट दो, कट कर दो, किस में कन्वर्ट हो गया, स्पोर में कन्वर्ट हो। इसमें देखो आप कहीं पर भी इसमें कोई आउटर कवरिंग नहीं है ना, इसीलिए कोनिडिया क्या होता है, एक्सोजेनस स्पोर है। कोनिडिया किसका एग्जाम्पल है बेटा, एक्सोजेनस स्पोर है, ठीक है ना। तो जो एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके थ्रू हो रहा है, कोनिडिया के थ्रू हो रहा है। और कोनिडिया बन कैसे रहा है बेटा, एक्सोजेनस, ठीक है ना, किसी बैग के अंदर नहीं बन रहा, कोनिडिया किस में बन रहा है, एक्सोजेनस। अब आते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो एस्कोस्पोर के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा बेटा, एस्कोस्पोर। आपको देखो जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो स्टेप बताए थे, उसमें सबसे पहला स्टेप था प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के बाद क्या था बेटा, मियोसिस। और हमको पता था बेटा कैरियोगेमी करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक फ्रूटिंग बॉडी बनानी होती है, उस फ्रूटिंग बॉडी में कैरियोगेमी होता है। तो इसमें देखो यहाँ समझो क्या हो रहा है। अब देखो ये सपोज करो बेटा ये डाइकैरियन है, एस्कोमाइसिटीज का डाइकैरियन है, एस्कोमाइसिटीज का बेटा डाइकैरियन। अब इसमें से सपोज करो ये वाला जो सेल है, ये जो है डिसाइड किया कि भाई मुझे सेक्सुअली जो है एस्कोस्पोर बनाना है, क्या होगा बेटा, यहाँ से जो है ना इस तरह का एक एरियल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। ये जो एरियल स्ट्रक्चर है इसको हम एस्कस बोलते हैं। ये एरियल स्ट्रक्चर क्या है बेटा, एस्कस। इस एस्कस में क्या होंगे बेटा, ये दोनों न्यूक्लियस आकर फ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा बेटा, दोनों न्यूक्लियस आकर फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद क्या होगा बेटा, इसमें इसमें म्यूसिस होगा। और म्यूसिस से कितने स्पोर बनेंगे बेटा, एक म्यूसिस में सेल कितनी बार डिवाइड होती है, दो बार। एक बार डिवाइड होती है दो सेल, दूसरी बार डिवाइड हुई दो से फिर चार सेल। सेल म्यूसिस में कितनी बार डिवाइड होती है, दो बार डिवाइड होती है। तो म्यूसिस में क्या होगा, इस एक न्यूक्लियस से चार न्यूक्लियाई बन गए। आ रही बात समझ में। और कई बार क्या होता है बेटा, ये जो चार न्यूक्लियाई बने फर्दर क्या होता है, माइटोसिस होती है, तो चार से फिर कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे,
8 न्यूक्लियाई बनते हैं। एक तरह से याद रखो बेटा, एक एस्कस में 4 to 8 एस्कोस्पोर बन जाते हैं। 4 to 8 इसको, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ बेटा। एस्कोस्पोर तो दिया हुआ है, लेकिन कितने नंबर कितने हैं? 4 to 8। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नंबर नहीं लिखा है, बेसिडियोस्पोर में दिया, लेकिन कई बार ये पूछ लेता है, इसलिए इसको ध्यान रखो। याद रखो बेटा, एस्कस जो बन रहा है उसमें एस्कोस्पोर कितने बनते हैं? यूजली 4 to 8 एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है ना। आया समझ में एस्कस क्या है? अब देखो ये अभी बता रहा हूँ, आगे आने दो, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, ऐसे बहुत सारे एस्कस जब होंगे ना, बहुत सारे एस्कस, ऐसे बहुत सारे एस्कस, इसको मल्टीप्लाई कर दे, बहुत सारे एस्कस एक साथ आ जाएंगे तो क्या बना लेते हैं बेटा? एक लार्ज फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। एक से बड़ा सा स्ट्रक्चर तो बनेगा नहीं, क्या होंगे बेटा? बहुत सारे एस्कस मिलके क्या बना लेंगे? फ्रूटिंग बॉडी बना लेंगे, और इस फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं एस्कोकार्प। इस फ्रूटिंग बॉडी को हम क्या बोलते हैं? एस्कोकार्प। तो देखो क्या होगा बेटा, एस्कोकार्प है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा? एस्कस प्रेजेंट है। इस एस्कस में क्या बन रहा है? एस्कोस्पोर बन रहा है। इस एस्कस में क्या बन रहा है? एस्कोस्पोर बन रहा है। आ रहा है समझ में? और चूंकि बेटा देखो इसमें क्या होता है, एस्कोस्पोर बनने के समय एक बैग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, ये सैक बन रहा है, इसीलिए हम एस्कोमाइसिटीज को हम सैक फंगाई भी बोलते हैं। इसीलिए हम एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? सैक फंगाई, क्योंकि उसके एस्को है सैक, SX, सैक फंगाई, ठीक है ना। इसीलिए हम एस्कोमाइसिटीज को हम क्या बोलते हैं? सैक फंगाई, क्योंकि इसके एस्कोस्पोर के फॉर्मेशन के समय क्या बन रहा है? एस्कस बन रहा है या सैक बन रहा है, ठीक है। ये हो गया बेटा इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो जो आपका एस्कोमाइसिटीज है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? कोनिडिया के थ्रू हो रहा है। कोनिडिया कैसे बन रहा है? एक्सोजिनस है कि एंडोजिनस है? एक्सोजिनस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? एस्कोस्पोर के थ्रू। एस्कोस्पोर कैसे बन रहा है? एंडोजिनस बन रहा है। तो तुम ये बोल सकते हो कि जो एस्कोमाइसिटीज है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजिनस स्पोर से होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंडोजिनस स्पोर से होता है। एस्कोमाइसिटीज में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसके थ्रू हो रहा है? एक्सोजिनस स्पोर से। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है? एंडोजिनस स्पोर से हो रहा है। ये सारे पॉइंट ध्यान रखना बेटा, इन पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसमें, अब इसका बेटा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं? देखो याद रखो बेटा कि ये जो एस्कोमाइसिटीज है इसमें एक यूनिसेलुलर ग्रुप ऑफ फंगाई भी मिलता है। एस्कोमाइसिटीज में एक ग्रुप ऑफ फंगाई ऐसा होता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। उसका एग्जांपल क्या है? ईस्ट। ईस्ट क्या है बेटा? यूनिसेलुलर फंगस है। इसको दूसरा नाम क्या है और साइंटिफिक नेम? सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस। ये क्या है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए। ये क्या करता है? ग्लूकोज को एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम इसका यूज किस में करते हैं? बेकर्स में, बेकिंग में हम यूज करते हैं। जो फ्लफी ब्रेड बनती है, दूसरा एल्कोहल बनाने के लिए वाइन इंडस्ट्री में यूज होता है। इसका किस में यूज होता है? बेकर्स में, बेकर्स यूज करते हैं। और दूसरा वाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। क्यों क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कर रहा है। अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हो तो अगले लेक्चर में ले लूंगा सारी चीजें, अगर एकदम हैवी हो गया हो तो। कर पा रहे हो फॉलो? हाँ है कि ना है? ना है? पीछे वाले बच्चे कर पा रहे हो? ठीक है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना अल्टीमेटली। एक बार अगर मैं पढ़ा दूंगा तो घर में जाके पढ़ लेना। नेक्स्ट में इसका टेबल बनवा दूंगा मैं, ठीक है। जो एक चीज़ छोड़ दूंगा, इसका एक टेबल भी हम लोग कंपेरेटिव बनाते हैं, तो उसको मैं लास्ट में करवा देता, तो उसको नेक्स्ट में करवा दूंगा, लेकिन एटलीस्ट एक बार पढ़ के जाओ इसको, ठीक है। इसका सबसे पहला क्या बताया बेटा? एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट है। ईस्ट को हम और क्या बोलते हैं? सैक्रोमाइसिस। ये क्या करता है? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी क्या करेगा? ये ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड एंड एथिल अल्कोहल में ब्रेक कर देगा। तब क्या होगा बेटा? आप जो डो लिया हुआ है, ठीक है ना, उस डो में अगर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई तो उसकी वजह से डो क्या होगी? फ्लफी हो जाएगी।
फूल जाएगी, और अल्कोहल है तो अल्कोहल बन गया। इसीलिए हम इसको किस में यूज कर रहे हैं, बेकर्स बेकिंग के लिए भी यूज करते हैं, और दूसरा किस में यूज करते हैं, वाइन इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, दोनों में इसका यूज हो गया ईस्ट का। दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका, पेनिसिलियम। दूसरा क्या है बेटा, पेनिसिलियम। ये क्या करता है, पेनिसिलियम से क्या करते हैं, इससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनती है। थर्ड क्या है बेटा, थर्ड फंगाई क्या है इसमें, क्लेविसेप्स। इससे क्या होता है, अर्गार्ड डिजीज होती है, अर्गार्ड डिजीज, अर्गार्ड डिजीज। इससे क्या होता है, फंगस से अर्गार्ड डिजीज होती है, ठीक है ना, क्लेविसेप्स, क्लेविसेप्स फंगाई से क्या होता है, अर्गार्ड डिजीज, ठीक है। फोर्थ क्या है बेटा इसका एग्जांपल, एस्परजिलस। इससे क्या बनाते हैं, साइट्रिक एसिड एंड ब्यूटारिक एसिड। इससे क्या बनता है, साइट्रिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, ये सारे एसिड किससे बनते हैं, एस्परजिलस से बनते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा, इसको हम किस में यूज करते हैं, जेनेटिक रिसर्च के लिए यूज करते हैं। इसको हम किसके लिए यूज करते हैं, जेनेटिक रिसर्च के लिए यूज करते हैं। न्यूरोस्पोरा को हम जेनेटिक रिसर्च के लिए यूज करते हैं। उसके बाद मॉरेल्स एंड ट्रोफेल्स, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स, ये क्या है बेटा, इनको हम खाते हैं, ईडेबल फंगाई है। ये क्या है, ईडेबल फंगाई है। तो एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, सबसे पहला क्या था, ईस्ट यूनिसेलुलर वाला। दूसरा क्या था बेटा, पेनिसिलियम। थर्ड क्या है, क्लेविसेप्स, उससे क्या हो रहा है, अर्गार्ड डिजीज हो रही है। फोर्थ क्या है बेटा, एस्परजिलस, उससे ब्यूटारिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ये सारी चीजें हमको मिल रही है बेटा। उसके बाद लास्ट में क्या है, न्यूरोस्पोरा, वो क्या है, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट भी यूज कर रहे हैं। उसके अलावा मॉरल्स एंड प्रोफेल्स, इसको हम क्या करते हैं, ईडेबल फंगाई, ये ईडेबल फंगाई है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया बेटा एस्कोमाइसिटीज। अगला ग्रुप आते हैं इसमें, बेसिडियोमाइसिटीज। अगला जो है बेसिडियोमाइसिटीज। देखो जो बेसिडियोमाइसिटीज है बेटा, अभी तुमको बताया फाइकोमाइसिटीज की जो हैबिटेट की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, कहाँ ग्रो कर रहा था, एक्वाटिक मीडियम। एस्को के लिए स्पेशल फीचर क्या बताया, गोबर में ग्रो कर रहा है, काऊ डंग, ठीक है ना, कोप्रोफिलस है। इसके लिए एक फीचर क्या होता है, याद रखो बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज है ना, ये लिग्निन को डाइजेस्ट कर सकता है। बहुत कम ऑर्गेनिज्म है जो लिग्निन को डाइजेस्ट करेंगे। लिग्निन कहाँ होता है, वुड में। कहाँ होता है, वुड में। तुम लोग कभी अगर फॉरेस्ट में जाते हो देखोगे जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर कुछ फंगस लगे होते हैं ऐसे सेल्फ की तरह, वो सारे बेसिडियोमाइसिटीज है। तो क्या होता है, उस वुड में क्या प्रेजेंट है, वो लिग्निन प्रेजेंट है। वो जो फंगस ग्रो कर रहा है ना, वो क्या है, वो बेसिडियोमाइसिटीज है। ये क्या होता है, लिग्निन डाइजेस्ट करता है, इसीलिए किस पे ग्रो करता है, वुड पे ग्रो करता है। अब बाकी सारी चीजें तुम लोग फिल कर ले, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वुड पे क्लासिकली क्या ग्रो करता है, ये बेसिडियोमाइसिटीज ग्रो करता है, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसका फंगाई, इसका फंगाई का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसका हाइफी कैसा होगा बेटा, सेप्टेट एंड ब्रांच, सेप्टेट एंड ब्रांच। फाइकोमाइसिटीज का कैसा था बेटा, ए सेप्टेट ब्रांच। एस्कोमाइसिटीज का सेप्टेट एंड ब्रांच। बेसिडियोमाइसिटीज का सेप्टेट एंड ब्रांच, ठीक है। जितने हायर फंगाई है ना, सिर्फ याद रखो ए सेप्टेट वाला जो है ना सिर्फ फाइको में मिलता है, बाकी सब में सेप्टेट एंड ब्रांच होगा। बाकी तीनों में क्या होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच होगा। इसका जो हाइफी होता है सेप्टेट एंड ब्रांच होता है। अब आ जाते हैं बेटा इसका रिप्रोडक्शन। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, एब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज में मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट।
बेसिडियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब आते हैं बेटा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन समझने के लिए इसका डाइकैरियन स्टेज बना लो। ये सपोज करो बेटा इसका डाइकैरियोनिक स्टेज है। क्या होगा बेटा, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये क्या करेगा, इस तरह का एक एरियल स्ट्रक्चर बनाएगा। क्या करेगा, इस तरह का एक एरियल स्ट्रक्चर बनाएगा। देखो जो एस्कोमाइसिटीज में जो एरियल स्ट्रक्चर बन रहा था उसको हम एस्कस बोल रहे थे। इसका जो एरियल स्ट्रक्चर है बेटा कुछ थाली की तरह, प्लेट की जैसा है, बेस है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बेसिडियम। ये क्या बनता है, बेसिडियम, ठीक है ना। एस्कोमाइसिटीज में क्या था, इस तरह का बन रहा था ना, सैक बन रहा था। इसमें क्या है, ये बेसिडियम बन रहा है। और यहां पर क्या होता है बेटा, इस बेसिडियम में ये ऐसे बेसिडियो स्पोर लगे हुए। इसमें न्यूक्लियस फ्यूज होकर क्या बना लेंगे, बेसिडियो स्पोर बनाएंगे। तो देखो इसमें बेसिडियो स्पोर कहाँ बन रहे हैं, बाहर की तरफ। उसमें कहाँ बन रहे थे, एंडोजिनस थे। तो ये जो बेसिडियो स्पोर बन रहे हैं बेटा, ये एक्सोजिनस है। ये बेसिडियो स्पोर कैसे हैं, ये एक्सोजिनस है। जबकि जो एस्को स्पोर बने थे वो क्या थे, वो एंडोजिनस थे। और याद रखो बेसिडियो स्पोर 4 इन नंबर होते हैं, जबकि एस्को स्पोर कितने थे, 4 to 8। एस्को स्पोर कितने बन रहे थे, 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। ये जबकि कितने होते हैं, 4 इन नंबर, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा था बेटा, कि जो बेसिडियम है वो आपस में मिलकर क्या बना ले रहे थे, एस्कस आपस में मिलकर एस्को कार्ब, इसमें बेसिडियम आपस में मिलकर बेसिडियो कार्ब। इसमें बेसिडियम आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बेसिडियो कार्ब। तो याद रखो एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं एस्को कार्ब, बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं बेसिडियो कार्ब, ठीक है ना। यहाँ पर बेसिडियो कार्ब में अगर आप देखोगे तो क्या प्रेजेंट होगा, बेसिडियम प्रेजेंट होगा। और बेसिडियम में क्या प्रेजेंट होंगे, 4 बेसिडियो स्पोर प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना। वहाँ एस्को कार्ब था, एस्को कार्ब के अंदर क्या प्रेजेंट था, एस्कस प्रेजेंट था। और एक एस्कस के अंदर 4 to 8 जो है वो एस्को स्पोर प्रेजेंट। ये पॉइंट अपने को इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आते हैं बेटा इसका एग्जाम्पल, शुरू से बता, सिर्फ खाने वाली चीज याद है और बाकी बता, और बता। पफ बॉल, ब्रैकेट फंगल, सबसे पहले याद रखो बेटा, पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंगाई, ये किसके एग्जाम्पल हैं। देखो तुम लोग जो है ना, जो भूलोगे ना उस पर हमेशा ध्यान देना, ठीक है ना। जैसे मॉरल्स एंड ट्रोफेल्स है, मॉरल्स एंड ट्रोफेल्स है, एल्बुगो है, ठीक है ना। ये तुम खुद सोचो कि जब तुम्हारे पास खूब सारी इन्फॉर्मेशन हो, जब लास्ट डे में आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी याद रखना है, साथ में बायो की सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिटेन करके रखनी है, ठीक है ना। अभी तो आपको याद है क्योंकि आप एक सिंगल चैप्टर कोर्स कम हुआ, एक ही चीज़ पे आप फोकस कर रहे हो। आपको प्रिपरेशन हमेशा उस तरीके से रखनी है, ठीक है ना। आपको मल्टीपल रिवीजन कहाँ भूल सकते हो, और ह्यूमन नेचर है कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो भूल ही जाओगे। तो ये क्या है, पफ बॉल एंड ब्रैकेट फंगाई, किसके एग्जाम्पल है बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज। उसके बाद इसका जो इडेबल फंगाई होता है उसको मशरूम बोलते हैं, वो क्या है, एगेरिकस। उसके अलावा क्या होता है बेटा, पक्सीनिया, क्या है, पक्सीनिया, इससे क्या होता है, रस्ट डिजीज। उसके बाद क्या होता है, कुष्ठिलागो, इससे क्या होता है, स्मट डिजीज। इससे क्या होता है, स्मट डिजीज, ठीक है। कुछ छूटा क्या, क्या छूटा है, कुछ नहीं छूटा, ठीक है। स्मट मतलब बेटा ब्लैक सूट जैसा, बार्ली वगैरह में होता है, बार्ली व्हीट इनमें होता है, ठीक है ना। इसको क्या होगा, जैसे मान ले तेरा
ये बार्ली का ये तेरा फ्रूट है, ये क्या होगा ना, इसके अंदर पूरा ब्लैक कलर के शूट में खाना, मतलब पूरा वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ब्लैक कलर का पूरा ब्लैकिश दिखने लगता है। ठीक है, रस्ट डिजीज, स्मट डिजीज, ये तुमको याद रखना। ठीक है, ये है तुम्हारा बेटा बेसिडियो माइसिटीज। अब अगला आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये अच्छा, अभी मैं तुमको बताया फाइकोमाइसिटीज का प्रिफर्ड क्या था इन्वायरमेंट, एक्वेटिक। ठीक है, एस्को का गोबर, डंग। ठीक है ना, बेसिडियो का वुड, इसका क्या है, ये प्रीडोमिनेंटली डिकम्पोजर है बेटा। ये प्रीडोमिनेंटली क्या है, डिकम्पोजर है। तो जो कूड़े का ढेर जहां भी पड़ा हुआ है ना, वहां जो फंगाई ग्रो कर रहे हैं मोस्टली क्या होंगे, वो ड्यूटेरोमाइसिटीज होंगे, क्योंकि सेप्रोफिटिक है ये, मेन क्या है ये, सेप्रोफिटिक है। और याद रखो बेटा, ड्यूटेरोमाइसिटीज है ना, इसको हम फंगाई इम्परफेक्ट टाइप भी बोलते हैं, इसको हम फंगाई इम्परफेक्ट टाइप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इनके अंदर जो परफेक्ट स्टेज है, सेक्सुअल स्टेज है, जिसकी वजह से हम फंगस को क्लियर, जैसे देखो बेसिडियोमाइसिटीज को बेसिडियम की वजह से हम डायग्नोस, हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, एस्कोमाइसिटीज को हम एस्कस की वजह से हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है ना, जाइगोमाइसिटीज को भी हम जाइगोस्पोर की वजह से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। ठीक है, वैसे इसके अंदर कोई भी इस तरह की कोई सेक्सुअल स्टेज होती नहीं जिसको हम क्लियरली इसको आइडेंटिफाई कर पाए, इसीलिए क्या होता है, ये फंगाई इम्परफेक्ट आई है। क्यों, क्योंकि इसमें सेक्सुअल स्टेज क्या होती है, वो एब्सेंट होती है। सेक्सुअल स्टेज क्या होती है बेटा इसमें, रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें, एब्सेंट होता है। और इसको याद रखो बेटा, इसको हम फंगस की हम टेम्पररी क्लास भी हम बोलते हैं, फंगस की हम टेम्पररी क्लास भी बोलते हैं। याद रखो बेटा, फंगस में कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंगस कॉमनली किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें अनकॉमन है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है बेटा, जैसे मान लो किसी फंगस को आपने इनिशियली आपने आइडेंटिफाई किया, लेकिन अब वो आप लेबोरेटरी कंडीशन में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर ही नहीं रहा है। अगर वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है तो क्या होगा, आप उसको किसी ग्रुप में असाइन नहीं कर पाओगे। तो क्या होता है, हम उस फंगस को उठा के किस में रख देते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज में रख देते हैं थोड़े समय के लिए। जैसे ही हमको इसके सेक्सुअल स्टेज पता चलती है, हम इसको प्रॉपर ग्रुप हम इसको असाइन कर देते हैं। इसीलिए ये क्या है, ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या है, फंगस का एक तरह का टेम्पररी क्लास है। यहाँ हम ऐसे फंगस को रखते हैं जिनके भी सेक्सुअल स्टेज हमको पता नहीं चली है, जैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे हम इसको प्रॉपर क्लास में हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, आया समझ में। उसके अलावा याद रखो बेटा, इसमें अगेन जो है, इसमें इसका जो हाइफी है वो सेप्टेट एंड ब्रांच होगा। कैसा होगा, सेप्टेट एंड ब्रांच, हाइफी सेप्टेट एंड ब्रांच होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के थ्रू, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा, कोनिडिया के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट है इसमें। ठीक है, उसके अलावा इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, कोलेटोट्राइकम कैट, कोलेटोट्राइकम अल्टरनेरिया, बगैर देखे बोलो क्या क्या है, याद करो इसको। कैट है इसका, कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ठीक है, एक और एग्जांपल है जो मैं क्वेश्चन में दूंगा, क्योंकि वो आपके एनसीईआरटी के प्रैक्टिकल की बुक में दिया हुआ, यहाँ नहीं दिया हुआ, उसको क्वेश्चन में पूछूंगा। ठीक है ना, उसको उसी में हम कवर करेंगे। एक एग्जांपल इसका और है जो उस समय हम कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन तीन आपकी बुक में दिया है, वो अभी याद होना चाहिए। वो क्या है, कोलेटोट्राइकम अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। ये क्या हो गया, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये बेटा आपका फंगाई कंप्लीट हो गया। इसका अब एक टेबल बनाना है हमको। ठीक है, इसको तुम पढ़ के आना, नेक्स्ट लेक्चर में पहले मैं इसका टेबल करवाऊंगा डिफरेंस वाला, फिर उसके बाद फिर आगे जो है इसमें जो बाकी जो बचा वायरस और फिर प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहाँ तक जो भी पढ़ाया हूँ, कहीं भी कोई भी डाउट हो तो पूछ लो अभी।
ये रिकॉर्डिंग कहाँ हो रहा है बेटा? ये विंडोज कहाँ? ये रिकॉर्डिंग वाला विंडो है? अच्छा ठीक, चलो कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी तक में कोई भी डाउट हो। जूलॉजी में क्या चल रहा है आप लोगों का अभी टॉपिक? एनिमल किंगडम चल रहा है, ठीक है चलो ठीक, ठीक है बेटा। हाँ एकदम अलग है। देखो स्पोरोजोन का प्लाज्मोडियम ना नाम एक ही है बेटा, लेकिन स्पीसीज एकदम अलग अलग है। ठीक है, नाम एक ही है लेकिन वो तो पैरासाइट है ना, ये तो सेप्रोफाइट है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो यूनि सॉरी ये मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, वो यूनि उसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, एकदम ही अलग अलग है बेटा, सेम नहीं है। ठीक है।